आशीष म्यूट कर ले। ओके यस सर। ओके ठीक है सर, गुड इवनिंग फिर से एक बार, इसको भी नहीं किया। अच्छा देखो, आज स्टॉक मार्केट में सीखना क्या है। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस करना चालू किया था इंडेक्स के ऊपर, याद होगा सबको, सेंसेक्स निफ्टी। हाँ यस सर, सर। यस। सेंसेक्स निफ्टी के बारे में बात हो रहा था। उसमें स्पेशली इंडेक्स बेसिकली इंडेक्स का यूज़ क्या है उस पर मेनली चर्चा हो रहा था कि हाउ वी कैन यूज़ इंडेक्स। जैसे सेंसेक्स एक इंडेक्स है, इंडिसेस भी कहते हैं सर। तो ये सेंसेक्स निफ्टी का जो यूज़ है, उसका बेंचमार्किंग, उसका ट्रेडिंग, इवन आप इंडेक्स में ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप उसको उसके ऊपर पोर्टफोलियो हेजिंग भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, लास्ट क्लास क्योंकि थोड़ा सा गैपिंग हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ 2-4 मिनट। फिर आज मेनली आज जो सीखना है दैट इज़ ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है कि सेंसेक्स निफ्टी बनता कैसे है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, मतलब हाउ एक्चुअली दिस मतलब इंडेक्स कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, मतलब ये सेंसेक्स बोलो निफ्टी बोलो, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बन जाता है, मतलब क्या तरीका है इसको इसके पीछे, जिसको देख के पूरा मतलब स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है या जो भी ट्रेडिंग करता है, दिन रात आंख लगा के आंख गड़ के बैठा रहता है, लेकिन इसको बनाने के पीछे क्या वजह होता है और क्या तरीका होता है, वो मेनली आज सीखेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना साहब कि मेनली क्या सीखना है, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। ओके, समझ आया कि नहीं आया सर, बोलो, कनेक्ट किया कि सर क्या होगा। यस सर। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये तो मेनली आज टॉपिक जो डिस्कशन होगा दैट इज इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन इन द सेंस, बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी हम लोग सेंसेक्स निफ्टी देखते रहते हैं दिन रात, ओके, दिन रात देखते रहते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड होते हैं सर, वो हमेशा ये सेंसेक्स निफ्टी के पीछे ही पड़ा रहता है। और टीवी में, न्यूज़पेपर में, जहाँ भी हम लोग देखते हैं तो सेंसेक्स निफ्टी के बारे में ही खबर आता है। तो खबर जब इसके बारे में होता है तो क्या वजह होता है, जैसे आप सेंसेक्स देख रहे हो, अगर मैं निफ्टी में क्लिक करूँ तो आपको निफ्टी भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये लेटेस्ट है फ्राइडे वाला, जिसमें आप देख सकते हो कि सेंसेक्स 50,029.83 बीएससी बनाते हैं सर, सेंसेक्स बीएससी का है, जैसे कि आप लोगों को पता है सबको, ये सब तो आप लोग ऑलरेडी जान गए हो सर कि बीएससी सेंसेक्स को बिल्ड करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे इंडिया में दो एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज है, एक बीएससी और एक है एनएससी, है ना सर। एनएससी। एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज दो है, एक बीएससी अनदर इज एनएससी। उसमें ये जो आपका निफ्टी है ये बनाते कौन, ये बनाता है एनएससी, इसके ऊपर काम करता है एनएससी, दैट इज कॉल्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये आपका निफ्टी के ऊपर काम करता है, बेसिकली निफ्टी के ऊपर। तो लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग यही सीखना चाहते हैं कि ये सेंसेक्स निफ्टी का यूज़ तो हम लोग लास्ट क्लास में काफ़ी देर तक बात किए हैं, आज भी बात होगा थोड़ा सा। ओके, एक सेकेंड, ठीक है, मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं फटाफट कि क्या करते हैं इसको लेके हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि इंडेक्स का सबसे बड़ा यूज़ ये है, जैसे कि हम लोग इसको बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में लास्ट क्लास में सीख रहे थे कि जिस तरह से, ठीक जिस तरह से अगर एक शहर में बहुत सारा रोड्स होता है, ठीक है, तो उसमें कहाँ ट्रैफिक जाम कैसा है उसका पता करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर स्टडी मैट से ही देख रहे थे, योर सिटी में हैव थाउजेंड्स ऑफ रोड्स एंड जंक्शंस, इट इज़ अनलाइकली यू चेक ईच एंड एवरी रोड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके शहर में जो रास्ता है, जैसे मैं कोलकाता के बारे में बात कर रहा था कि कोलकाता में जैसे मेन रोड में ईएम बाईपास है, सेंट्रल एवेन्यू है, ठीक है, फिर आपका वीआईपी रोड है, फिर आपका रविंद्र सरनी है, ठीक है, उधर आपका एपीसी रोड या फिर बीटी रोड है। ठीक है, तो आप एक एक रोड जाके
चेक करना मुश्किल है, मतलब छोटा मोटा रोड भी बहुत सारा है। जैसे मेरे घर के सामने है एक्वाटिका जाने वाला रोड है, ठीक है। किसी के घर के सामने चिड़ियाखाना जाने वाला रोड होगा, ठीक है। किसी के घर के सामने निको पार्क जाने वाला रोड होगा। तो ऐसे तो किसी के घर के सामने न्यू टाउन जाने वाला रोड होगा। तो ये तो छोटा छोटा रोड तो है ही सर। लेकिन मेन मेन रोड, जैसे कि मैं वीआईपी के बारे में बात कर रहा हूँ, ईएम बाईपास के बारे में बात कर रहा है, सेंट्रल एवेन्यू के बारे में बात कर रहा है, तो अगर आप मेन मेन कुछ रोड्स देख लोगे ना, तो आप बाकी पूरा शहर का जो ट्रैफिक कंडीशंस के बारे में आपके पास एक नॉलेज आ जाएगा। ऐसे गुड इवनिंग इंकी। गुड इवनिंग सर। ओके। देखो सर, तो बेसिकली मैं लास्ट क्लास को थोड़ा सा मैं याद दिला रहा हूँ आपको कि इंडेक्स का काम क्या है। सिमिलरली कि जैसे रोड्स को मतलब सिटी का जो आपका ट्रैफिक कंडीशन समझने के लिए मेन मेन रोड देखने से ही हम लोगों को समझ में आता है कि सिटी का सिचुएशंस कैसा है, ट्रैफिक कंडीशन। सिमिलरली मार्केट में 5 से 7 हज़ार कंपनीज है सर, करीब करीब 7,000 नियर अबाउट, बीएससी एनएससी मिला के, ठीक है। बीएससी एनएससी मिला के, तो बीएससी एनएससी मिला के जो अप्रॉक्स 7,000 कंपनीज है, क्या एक एक कंपनी चेक करके आप स्टॉक मार्केट का खबर बताओगे? हाँ सर, एक एक कंपनी चेक कर पाओगे? इज इट पॉसिबल रियली? हाँ सर बोलो ना। नॉट पॉसिबल सर। नहीं हाँ सर, बहुत बहुत टफ मैटर हो जाएगा। जैसे अगर आप बीएससी में ही देखो ना, बीएससी में अप्रॉक्स 2,000 के आसपास, सॉरी 5,500 के आसपास कंपनीज लिस्टेड है, और भी कंपनीज आ रहा है सर। आप लोग जानते हो आईपीओ मार्केट के बारे में हम लोग बात करते हैं सर, है ना। तो बीएससी में ही आप देख सकते हो करीब 5,500 नंबर ऑफ लिस्टिंग्स करेंटली, ठीक है। फिर ये अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। अब तो होगा रिसेंटली, डिलिस्टिंग तो अभी तक ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लिस्टेड बहुत होता है। अगर मैं आपको एनएससी के बारे में दिखाऊं, एनएससी में करीब लिस्टेड कंपनीज है, आप देख सकते हो 1952, मतलब अप्रॉक्स 2000 के आसपास कंपनी, ठीक है। फिर और भी कंपनीज आ रहा है। तो ये बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा कि आप इतना सारा कंपनीज का एक एक चेक करके फिर बताओ अच्छा स्टॉक मार्केट अच्छा जा रहा है या स्टॉक मार्केट बुलिश जा रहा है या बेरिश जा रहा है। तो इट्स टू टफ। तो इससे बेहतर है कि आपके सामने बड़ा सिंपल तरीका है, आप सेंसेक्स निफ्टी को देखो और मार्केट के बारे में पता करो, है ना सर। तो यही चीज़ एक्चुअली हम लोग, यही कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में बिल्ड करने का कोशिश कर रहे थे कि सेंसेक्स निफ्टी किस तरह से हमें हेल्प करता है मार्केट कंडीशंस को समझने के लिए, इकोनॉमी का जो डायरेक्शन है, मतलब जो इंडियन इकोनॉमी है इसका जो डायरेक्शन है, इसको समझने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा मतलब इंडिकेटर है। बेसिकली ये इंडिकेटर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये S&P BSE जो है, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर कंपनी बनाते हैं सर। मैं आपको ये चीज़ भी बताया था, ये कॉन्सेप्ट भी, कि सेंसेक्स बिल्ड करता है S&P BSE, ओके। स्टैंडर्ड एंड पुअर बहुत फेमस कंपनी है, याद है सर आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड एंड पुअर जो कंपनी है, ये कंपनी हमारा क्या करते हैं सर, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो स्टॉक मार्केट है ना, उसका भी इंडेक्स बनाते हैं। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो मतलब हमारे इंडिया में जो बीएसई है, इसके साथ भी ये काम करते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स जो है वो S&P कंपनी बनाते हैं। और निफ्टी कौन बनाते हैं सर? CNX, ठीक है। CNX निफ्टी, इसका नाम ही है CNX निफ्टी, रिप्रेजेंटिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड क्रिसिल, बेसिकली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड क्रिसिल, ये दोनों कंपनी मिलके बनाते हैं। ये चीज़ भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ये देखो सर, स्टॉक एक्सचेंज इट इज मेंटेन्ड बाय इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड विच इज जॉइंट वेंचर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड क्रिसिल, ठीक है सर। IISL एंड इसका, ये दोनों का जॉइंट वेंचर है। किसका किसका? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड क्रिसिल, जो बड़ा फेमस एक रेटिंग एजेंसीज के हिसाब से भी काम करते हैं सर, मतलब कंपनी के बारे में रेटिंग करते हैं। दैट टर्म, ये दोनों को मिला के ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का CNX को लिया गया और क्रिसिल का C को लिया गया, एंड दैट्स वाई स्टैंड फॉर क्रिसिल, ओके। तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं सर CNX निफ्टी। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आप कभी भी अगर क्रिसिल के साइट में जाओ तो वहां पर भी आपको डिटेल्स मिलेगा, NSE के साइट में जाओ वो तो मिलता ही है ना सर। तो ये दोनों जो कंपनी है, ये हमारे यहाँ पर इंडेक्स को बिल्ड करते हैं। कैसे बिल्ड करता है वो तो आज सीखने वाला है सर। फिर हम लोगों ने प्रैक्टिकल यूज के बारे में भी दो चार बातें, क्या ज़्यादा ही अच्छे से बात किए थे सर। प्रैक्टिकल यूज ऑफ द इंडेक्स, अगर आप प्रैक्टिकल यूज में देखो कि इसमें इंफॉर्मेशन होते हैं कंपनी के बारे में, ठीक है। कंपनी लंबा जा रहा है, कंपनी मतलब लॉन्ग रन में कितना अच्छा करेगा, शॉर्ट रन में कितना अच्छा करेगा। फिर बेंच मार्किंग, डिटेल्स डिस्कशन हुआ था बेंच मार्किंग पे। फिर इवन सबसे इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट में बात हुआ था, याद है आप लोगों को? सर आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, याद है सर?
मतलब हम लोग एक स्टॉक में ट्रेडिंग करने के बारे में सोचते हैं। मतलब कोई भी स्टॉक लेते थे, जैसे कि रिलायंस का ले लो, टाटा का ले लो, वॉट एवर कंपनी आपको पसंद है, अदानी ले लो, आजकल बड़ा हॉट है अदानी। अदानी का कोई भी बिजनेस है हमेशा एकदम बुलिश मूवमेंट में रहता है। हाँ सर, खबर रखते हो कि नहीं रखते, बोलो। हाँ हाँ सर। यस सर। ऐसा। तो इंडेक्स ट्रेडिंग जो है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली सेंसेक्स निफ्टी पे ट्रेड लगा सकते हो। मजा ही है। मतलब डायरेक्टली, मतलब इसके अंदर मतलब जैसे निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज होते हैं, कितना सर, 50 कंपनीज होता है। तो आप एक साथ 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली इसका मतलब यही है। इसमें क्या होता है कि 50 कंपनीज में से कुछ कंपनीज में आप मतलब बुलिश मूवमेंट होता है, कुछ कंपनीज में से नेगेटिव मूवमेंट, जैसे कि बेयरिश बोलते हैं उसको। ठीक है, ये लास्ट दिन तो अल्टीमेट मूवमेंट पॉजिटिव हुआ था 1.20% पे, तो इसलिए ग्रीन दिख रहा है। अगर लास्ट दिन नेगेटिव होता तो फिर लाल दिखता। ठीक है, अगर हम एक महीने में देखें तो थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन अगर 5 दिन देखें पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, एक दिन देखें वो भी ग्रीन मूवमेंट दिख रहा है, दैट मीन्स बुलिश मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है सर, तो ठीक है, ये सब तो हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे, बट टेक्निकल में और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। बेसिक भी हम लोग सिर्फ इसको रीड करना सीखेंगे, और जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे ना, तब हम लोग उसमें क्या है ना, इसको इंटरप्रेट करना सीखेंगे, इसको इंटरप्रेट करना सीखेंगे, इसको एनालाइज करके एकदम दिल और जहन में ले लेंगे सर। लेकिन ठीक है, तो ये जो 50 कंपनीज में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो ना, ये एक्चुअली फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में पॉसिबल होता है। कौन सा मार्केट में, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में। मतलब स्पॉट मार्केट में ये इतना पॉपुलर नहीं है, पॉसिबल भी नहीं होता। ठीक है, कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। लेकिन जो फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट होता है ना, ये एक मार्केट है सर। यहाँ पर ये सब तो निफ्टी 50 है, मैं आपको बात करूंगा निफ्टी 50 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखो, सिक्योरिटीज इन एफएनओ दिख रहा है सर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस दिख रहा है। हेलो, हाँ सर, आप हाँ लोग सर। को, हाँ, इस तरह का फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन सर ये थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैसे होता है ना, ये आप लोग आजकल ये सुने हो सर, ये फार्म बिल के बारे में सुने हो, ये जो कृषि बिल आ रहा है, इसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होगा। ये यस सर। कृषि बिल में, कृषि हाँ बिल सर। में एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके जहाँ पर बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। हाँ सर, आप लोग जरूर सुने होंगे कॉन्ट्रैक्ट यस सर। फार्मिंग, है ना, कि जो किसान है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, जो एक्चुअली पहले ज़माने भी होता था। जब चाणक्य का टाइम था ना, सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उस टाइम पे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता था, और इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे वर्ल्ड में नंबर 1 इकोनॉमी हुआ करता था। सर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा ही है। मतलब इसमें अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पॉजिटिव हो, ठीक है, तो फिर आप क्या बोलते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करीब ऐसा होता है कि अगर आप इस किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पॉजिटिव हो, तो फिर आप बुलिश मूवमेंट लगाते हो। सपोज यहाँ पर आप, अगर आप थोड़ा सा भी देखो, चलो सर मैं बड़ा इसमें दिखाता हूँ। आपको लगता है, अगर इंडेक्स में ही आप पैसा लगाना चाहते हो, आपको लगता है कि निफ्टी 50 जो है नेक्स्ट 1 मंथ में, ये 1 मंथ का भी हो सकता है, 3 मंथ का मैक्सिमम होता है, निफ्टी 50 नेक्स्ट 1 मंथ में 16,000 में चला जाएगा, इसी और ये आपको लग रहा है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ना आपके ऑपोजिट में कोई होगा, जिसको लगता है कि नहीं, ये निफ्टी 50 यहीं पर कांस्टेंट रहेगा, या फिर उसी को उसको लगता है कि निफ्टी 50 14,867 से नीचे आके 14,000 में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ना कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर अगर आपका बात सही निकले मार्केट के हिसाब से, तो फिर जिन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना सर, जिन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन दोनों के बीच में सेटलमेंट होता है। जिन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन दोनों के बीच में सेटलमेंट होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें एक मार्जिन अमाउंट जमा करना होता है। ठीक है, जो मार्जिन अमाउंट देने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो, और फिर बाद में जिसका जितना बैलेंस होता है वो बैलेंस अमाउंट सेटल किया जाता है। इसका डिस्कशंस करेंगे सर, बाद में करेंगे, डोंट वरी। बट मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये इंडेक्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है, और इसमें एक सुविधा क्या होता है इंडेक्स इन्वेस्टमेंट में, कि आप एक साथ 50 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मजा ही है कि आप एक साथ 50 स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें क्या हो जाएगा, आपका ना पोर्टफोलियो हेजिंग हो जाता है। मतलब क्या है, एक स्टॉक अगर नीचे गिर जाए तो फिर आप तो मर गए सर। मतलब आपका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, आप बात को समझना, आपका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, और आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा था मार्केट में 1000 में, बात को समझिएगा सर।
और अचानक गिर के 500 में आ गया, तो आपका तो पर शेयर में 500 का लॉस हो गया ना सर। अब जितना शेयर आप होल्ड करके रखोगे, बात कुछ समझ में आ रहा है? एक शेयर होल्डिंग है आपका। हाँ सर बोलो। यस यस एक ही कंपनी का शेयर होल्डिंग है आपके पास, शेयर का दाम 1000 चल रहा था, अचानक गिर के 500 हो गया, आप एक शेयर में 500 का लॉस कर लिए ना। ऐसे अगर आपका उस पर्टिकुलर कंपनी का 100 शेयर आप होल्ड कर रहे थे तो उतना लॉस आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन इंडेक्स ट्रेडिंग में क्या हो जाएगा, आपका रिस्क बांट जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि अचानक एक ही शेयर मार्केट में नीचे गिर जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो हेजिंग बोलता है। क्या बोलता है सर? पोर्टफोलियो हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है रिस्क कंट्रोल करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेजिंग सर? रिस्क Risk कंट्रोल। control. रिस्क कंट्रोल, ठीक है। ये वर्ड बड़ा नया लगेगा आप लोगों को, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस पढ़ोगे ना, ये देखो सर, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का किताब मैं आज लेके ही बैठा हूँ। मैं आज यहाँ से आप लोगों को कुछ चीज़ें ज़रूर सिखाऊंगा, ठीक है। ये जो लोग NISM का पढ़ाई भी करते हैं, या फिर जो लोग इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में भी अपने आप को, ठीक है, रंग जमाना चाहता है, ठीक है। NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जाम भी होता है इसका, या फिर जरूरी नहीं है हर कोई एग्जाम के लिए जाए। एटलीस्ट जो लोग स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट को समझना चाहता है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है ना, वो स्पॉट मार्केट से भी थोड़ा आगे देखता है। मतलब जो मार्केट में हम लोग डील करते हैं रेगुलर बेसिस में, वो मार्केट को बोलते हैं स्पॉट मार्केट। जैसे सेंसेक्स निफ्टी स्पॉट मार्केट है, यही एक्चुअल मार्केट भी है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करके एक दूसरा मार्केट भी बनाया गया है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है सर? इक्विटी डेरिवेटिव। मतलब आप डिराइव करते हो कि मार्केट आगे जाएगा, आप बात समझ रहे हो, या पीछे आएगा। ऐसे जरूरी नहीं कि हमेशा आगे ही जाएगा, पीछे भी आ सकता है, ठीक है। तो मार्केट बुलिश भी हो सकता है, मार्केट बियरिश भी हो सकता है। इट्स फुल्ली अप टू यू। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव, ओके। तो ये डेरिवेटिव का मतलब यही हो रहा है कि आप डिराइव कर रहे हो। जैसे मैथ्स में डेरिवेटिव होता है ना सर, वही वाला डेरिवेटिव, बट वहां पर आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में डेरिवेशन करना होता है, जिसका वैल्यू नहीं पता आपको, उसका वैल्यू निकाल लेते हो आप। यहां पर भी आप वैल्यू ही निकालते हो, बट उसका एक सिस्टम है। मतलब आपको किसी कंपनी के बारे में, किसी इंडेक्स के बारे में आपको कुछ मूवमेंट फॉलो करना पड़ता है। मतलब आप फील करते हो, अच्छा इसका मार्केट मूव होगा, मुझे लगता है कि सेंसेक्स और बढ़ेगा, मुझे लगता है कि निफ्टी और नीचे आएगा। तो यह आप क्या कर रहे हो, इसको बोलते हैं सर, आप डिराइव कर रहे हो। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है। तो जब आप डिराइव करते हो उसको कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। तो डोंट वरी सर, जब आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पढ़ाई करोगे तो आप डिटेल्स में सीखोगे सब। बहुत ही मतलब लेवल अप है। मैं तो नॉर्मली ये कहता हूँ, पहले बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, फिर टेक्निकल एंड फंडामेंटल, ये दोनों पढ़ने के बाद, ये तीनों बेसिकली बेसिक, टेक्निकल, फंडामेंटल पढ़ने के बाद फिर मैं सभी को बोलता हूँ जो स्टॉक मार्केट में अपने आप को स्टैंड करना चाहता है। मतलब बेसिकली देखो, स्टॉक मार्केट में 1 साल का टाइम दो कुल मिला के। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि आप स्टॉक मार्केट में कुल मिला के करीब करीब 1 ईयर का टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है। उसमें आप बेसिक सीखो, टेक्निकल सीखो, फंडामेंटल सीखो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव सीखो। फिर देखो, फिर धीरे धीरे उसको आप क्या करना है अपने लाइफ में, धीरे धीरे इनकलकेट करो, उसको प्रैक्टिस करो, उसको घसते रहो, मांझते रहो, समझते हो ना, ठीक है। मतलब बेसिकली वो क्या बोलते हैं, धार देना, ठीक है। आप धार देते रहो, अब बन जाओगे सर स्टॉक मार्केट में, धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओगे। और ये मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज बिकॉज इंडियन मार्केट बहुत पोटेंशियल मार्केट है। धीरे धीरे इंडियन मार्केट ग्लोबल लेवल में, मैं आपको कहता हूं कि अगला 20-30 साल में, मतलब कमिंग 20-30 ईयर्स में, इंडिया वर्ल्ड में बहुत सारे केसेस में, मतलब बहुत सारा जगह में लीड करेगा। सीरियसली सर, मैं, मुझे दिखता है, ऐसा फील होता है, और मैं जेन्युइन बिलीव करता हूँ कि इंडिया लीड करेगा। और जितना इंडियन बिजनेस सिनारियो लीड करेगा, उतना इंडिया का स्टॉक मार्केट लीड करेगा। हाँ सर, करेगा कि नहीं करेगा? आप लोगों को क्या लगता है? क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा फीलिंग आ रहा है? हाँ सर बोलो। हाँ सर। नहीं सर, करेगा। करेगा सर, यस सर, करेगा, जरूर करेगा। तो ये पोर्टफोलियो हेजिंग क्या है? पोर्टफोलियो हेजिंग क्या है? तो फिर आप एकदम बेझिझक, मतलब देखो सर, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट का इकोसिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में एक्चुअली हम लोग स्टॉक मार्केट का इकोसिस्टम को समझते हैं। जैसे एक होता है ना सर, आप कभी क्रिकेट खेलने जाते हो या फुटबॉल खेलने जाते हो, उसके लिए आपको क्रिकेट या फुटबॉल का नियम पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब एक्चुअली क्रिकेट खेलते कैसे हैं, इसके पीछे का रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कैसे बैट पकड़ते हैं, कैसे बॉल पकड़ते हैं, ठीक है। वाइड बॉल किसको कहते हैं, नो बॉल किसको कहते हैं, या फिर
कब बॉलिंग कैसे करने से वो चक नहीं होता, चक समझते हो, मतलब वो जिसको थ्रो बॉल बोलते हैं वो नो हो जाता है। बहुत सारा वैरायटीज ऑफ रूल होता है सर। तो एग्जैक्टली ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट आपको क्या सिखाता है, आपको स्टॉक मार्केट का इकोसिस्टम सिखाता है। एक बार आप इकोसिस्टम के अंदर अपने आप को क्या बोलते हैं सर, एडजस्ट कर लो ना, तो फिर आप कुछ भी सीखो, आप सीख जाओगे, आप समझ जाओगे। अब इंडिविजुअल कैपेसिटी भी एक होता है ना सर, सभी के लिए दुनिया में सिमिलर कैटेगरी ऑफ एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है, बट इकोसिस्टम के साथ जो जितना जल्दी एडजस्ट हो जाता है ना, वो आगे निकल जाता है। और जो एडजस्ट नहीं हो पाता ना, उसको बाद में फिर से एडजस्ट करने के लिए फिर से सीखना पड़ता है, तो उसका समय ज़्यादा लग जाता है। कोई बात नहीं, किसी को समय ज़्यादा लगेगा, किसी को समय कम लगेगा, बट सीखना तो पड़ेगा सर, आज नहीं तो कल। सिंपल बात है। जो बचपन में क्लास 1 से लेके 8 तक का स्टडी जिसका वीक रहा, क्या बड़े होके उनको दिक्कत नहीं हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, क्लास 1 से 8 तक का स्टडी जिसका वीक रहा है, क्या बड़ा होके जब आप लोग 9 10th का एग्जाम देने के लिए जा रहे थे या फिर 11 12 पे, क्या आप लोग मतलब लैग महसूस नहीं करते कि अगर आपका 1 से 8 में आपको किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, स्टैंडर्ड में अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका लैग था, ठीक है, मतलब आप कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं पढ़े थे उस टाइम पे, तो आप जब जितना बड़े होते गए, जैसे मैं देखता हूँ मैथ्स में बहुत लोगों का बहुत प्रॉब्लम रहता है, वीकनेस, ठीक है, ये मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स में ये देखा जाता है सर, कि अगर मैथ्स में बचपन में वीकनेस रह गया ना, तो बड़ा होके भी वीकनेस रह जाता है। लेकिन सर मैथ्स पीछा नहीं छोड़ता, मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ता। बेसिक चीज में हम लोग कभी कभी सोचते हैं बेसिक है, ये क्या है, बेसिक ही तो जिंदगी खराब कर देता है सर। जिसका बेस खराब हो जाता है ना, किसी किसी का इंग्लिश बहुत वीक रह जाता है सर, ठीक है, इंग्लिश वीक रह जाने से कारण क्या होता है, हायर स्टडी में दिक्कत हो जाता है। मेन प्रॉब्लम यही है कि इंग्लिश वीक के कारण हायर स्टडी जो है ना सर, हायर स्टडी वीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। हायर स्टडी कैसे करोगे फिर, इंग्लिश वीक रह जाएगा तो। सिमिलरली किसी का हिस्ट्री खराब है, किसी का ज्योग्राफी खराब है, किसी का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, लेकिन सर आज नहीं तो कल आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये जो लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन लेते हैं, इनका सिलेबस सर आप देखना, इसका सिलेबस हमेशा ना वही क्लास 1 से लेके 12 तक का सिलेबस ही होता है, ठीक है। लेकिन सर टफ क्यों हो जाता है फिर, सर वही बचपन वाला गलती वो फिर से दोहराना पड़ता है, कि जो गलती बचपन में रह गया ना आधा अधूरा, वो गलती को फिर से सुधारना होगा, तब जाके आप उसको पढ़ाई कर सकते हो। मतलब जो मेहनत बचपन में करना था, अब बड़े होने के बाद क्या होता है ना, पेशेंस खराब हो जाता है, तो उसको फिर से ठीक करना होगा। ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं, इसलिए मैं बार बार बेसिक के ऊपर इतना ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देने बोलता हूँ। तो फिर सर पोर्टफोलियो हेजिंग क्या हो गया? पोर्टफोलियो हेजिंग ये हो गया कि इन्वेस्टर यूजुअली बिल्ड पोर्टफोलियोज ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब उनका हर एक मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो हमेशा एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता, पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करता है, स्टॉक सेक्टर वाइज स्टॉक चूज करते हैं। मैं बताऊंगा आप लोगों को धीरे धीरे पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे किया जाता है, आई विल डिस्कस। जो सीनियर है वो भी करते रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्टॉक है, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये ग्रुप में भी ये सब डिस्कशन अभी जल्दी जल्दी और बढ़ेगा, जो लोग स्टॉक मार्केट ग्रुप में हो, ये पोर्टफोलियो के ऊपर भी बातें बनेगा सर, ठीक है। तो सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक को चूज किया जाता है। तो ये टिपिकल पोर्टफोलियो कंटेन्स 10 to 12 स्टॉक्स which they would have bought from a long term perspective. While the stocks are held from long term perspective, they could foresee a prolonged adverse movement in the market. मतलब अगर आप लंबा किसी स्टॉक के बारे में सोच रहे हो कि मुझे अभी नहीं सेल करना है, मैं तो लंबा खेलना चाहता हूँ, मतलब मुझे स्टॉक के साथ जाना है, बट अगर मार्केट में अचानक 2008 जैसा कुछ हो जाए तो, सर याद है मैंने बोला था आपको 2008 में लेमन ब्रदर्स फिनेंशियल मार्केट पूरा का पूरा मतलब फॉल हो गया था सर। लेमन ब्रदर्स जैसे फाइनेंशियल बिजनेस जो बेसिकली मार्केट फाइनेंसिंग में काम करता है, यूएस का बड़ा फेमस कंपनी था, ऐसा कंपनी बहुत जोर से गिरने के कारण, यूएस फेडरल गिरने के कारण, फेडरल मतलब रिजर्व बैंक, यूएस का जो रिजर्व है, ठीक है, फेडरल बोलते हैं, फेडरल रिजर्व, ठीक है, यूएस का फेडरल का बहुत हालत मतलब रॉन्ग डिसीजंस के कारण पूरा इंटरनेशनल मार्केट खराब हो गया था, और पूरा दुनिया भर में स्टॉक मार्केट ब्लीड हो गया था सर, ब्लीड मतलब खून निकल रहा था, ठीक है, विच कुड पोटेंशियली इरोड द कैपिटल इन द पोर्टफोलियो, मतलब ऐसा केसेस में आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो खराब हो सकता है। इन सच ए सिचुएशन इन्वेस्टर कैन यूज द इंडेक्स टू हेज द पोर्टफोलियो। वी विल एक्सप्लोर दिस टॉपिक धीरे धीरे। रिस्क मैनेजमेंट वगैरह भी और भी है सर बहुत सारा, मतलब स्टॉक मार्केट में ढेर सारा चीज़ें हैं जो धीरे धीरे ही आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें भी आपको ये सब चीज़ सिखाया जाता है, इक्विटी डेरिवेटिव में भी सिखाया जाता है। तो बेसिकली
कॉन्सेप्ट यही है कि एक दो स्टॉक गिर जाए आपका मुश्किल हो सकता है, लेकिन सारा का सारा स्टॉक गिरता नहीं है। जैसे ये देखो सर, आप जस्ट एक बार देखो, ये है निफ्टी 50, दिस इज द निफ्टी 50, दिख रहा है सर, ये है Yes, निफ्टी sir. 50। निफ्टी 50 में अगर आप थोड़ा सा भी ख्याल करोगे, देखो सर पूरा का पूरा 50 कंपनीज है यहाँ पर। जैसे कि एकदम सबसे पहले आपको दिख रहा है JSW स्टील, हाँ सर, JSW स्टील, हिंदाल्को, ठीक है, ये तब इनका मार्केट वेटेज बहुत अच्छा है, ठीक है, इसके कारण फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका जितना अच्छा है, वही लोग, मतलब अच्छा है मतलब क्या, बिजनेस भी है, वैल्यूएशन भी है, ग्रोथ भी है, तभी जाके निफ्टी 50 में चांस मिलता है सर। मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई होना चाहिए, मार्केट ग्रोथ भी होना चाहिए, वैल्यू गिरना नहीं चाहिए, तब जाके आपको निफ्टी 50 में मौका मिलता है, ठीक है। तो निफ्टी 50 में ना जो कंपनी आता है ना, वो उतना जल्दी गिरने वाला कंपनी में से नहीं होता, ठीक है। जैसे JSW स्टील, हिंदाल्को, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, BPCL, ICICI, अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है, अल्ट्रा सीमेंट, हाँ, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, सान फार्मास्यूटिकल्स, दीज आर दी मेनली निफ्टी 50। अगर आप देखो कि लास्ट दिन का जो निफ्टी 50 का जो एरिया है, दैट इज फ्राइडे का, फ्राइडे वाला मार्केट में टोटल 50 कंपनीज में से मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट में है, हाँ सर, ग्रीन दिख रहा है ना मार्केट, निफ्टी ग्रीन है ना, ये देखो सर 14,867, तो मार्केट तो ग्रीन है। मैं बस आपको ये शो कर रहा हूं कि अगर आप थोड़ा देखोगे तो इसमें कुछ कंपनीज है जो नेगेटिव गया है, लेकिन अगर सोचो कि आपका स्टॉक जो भी था आपका पोर्टफोलियो में सिर्फ नेगेटिव स्टॉक था, क्या था सर, मतलब जो स्टॉक नेगेटिव में दिख रहा है आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ यही सब स्टॉक, मतलब आपके पोर्टफोलियो में था, तो फिर पूरा मार्केट तो गिरा नहीं है, लेकिन आपका स्टॉक तो गिर गया। आप बात मेरा समझ पा रहे हो सर, पूरा मार्केट नहीं गिरा है, मार्केट का तो ओवरऑल मूवमेंट पॉजिटिव है, लेकिन आपके पास सपोज मानो हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक है, आपके पास नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडस्ट्रीज का है, HDFC लाइफ है, डीवीज लैब, TCS, टाइटन, ब्रिटानिया, टेक महिंद्रा, ठीक है, HDFC बैंक, जो एक्चुअली लास्ट दिन गिरा है, जिनका शॉर्ट टर्म प्लानिंग था मार्केट में, उसका तो प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अगर वो इंडेक्स में काम किया होता तो फिर ये जो जितना सारा स्टॉक का नेगेटिव या बियरिश मूवमेंट हुआ है, वो ये बियरिश मूवमेंट से अपने आप को बचा लेता अगर वो इंडेक्स में काम करता तो, हाँ सर, Yes, sir. बात समझ में आ रहा है ना। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो हेजिंग, ठीक है। तो अगर आप ये कब करते हैं, हमेशा नहीं करते, पोर्टफोलियो हेजिंग तब किया जाता है जब मार्केट में, मतलब इंटरनेशनल प्रॉब्लम, जैसे कि कुछ भी, जैसे कि पैंडेमिक जब हुआ था, आप लोगों को पता है ना सर, कोविड के कारण मार्केट में क्या प्रॉब्लम आया था, हाँ सर, जब कोविड चालू हुआ था लास्ट ईयर सिमिलर टाइम पे, अगर मैं आपको जस्ट एक साल पुराना डेटा शो करूं, जस्ट देखो सर निफ्टी कहाँ चला गया था, 7,500 चला गया था सर, 7,500 यहाँ पर थोड़ा डेटा कम दिख रहा है बिकॉज और थोड़ा पीछे जाना होगा, ठीक है, बिकॉज ये तो अप्रैल से है, मार्च में लॉकडाउन हुआ था, 7,500 में निफ्टी चला गया था। तो उस टाइम पे जिन लोगों का मार्केट में होल्डिंग था वो तो डर गया होगा, हाँ सर, जिनका मार्केट में करोड़ों का बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट था, वो डरा डरा कि नहीं डरा, क्या लगता है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. डर हाँ गया सर, बहुत डर Yes, गया sir. था सर, बहुत डर लगता है, Sir, ठीक है, ওই টাইমে অনেকে ইনভেস্টমেন্ট তো করেছে। ऑब्वियसली। एक्चुअली जब मार्केट गिरता है ना, उस टाइम पे पैसा का मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल लेके बैठ जाना चाहिए, ठीक है, वो बोलते हैं इसको कि भाई पैसा का गड्डी लेके आ और इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी इन्वेस्ट कर दे, सही सही स्टॉक चूज करके आप इन्वेस्टमेंट करो। जैसे कि अगर किसी को भी याद है उस टाइम पे अगर क्लास किया था, अदानी का जो भी स्टॉक के बारे में डिस्कशन हुआ था, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, टाटा मोटर्स, ये सब स्टॉक उस टाइम पे डिस्कशंस हुआ था जब पैंडेमिक सिचुएशंस चल रहा था, ठीक है, और वो आज डबल ट्रिपल गेन किया है, ठीक है, डबल ट्रिपल गेन किया है। तो ऐसे मौका देता है, ऐसा मौका मार्केट जरूर देता है हम लोगों को, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा इस सब मार्केट सिचुएशंस के लिए रेडी भी रहना चाहिए, लेकिन धड़ाधड़ मार्केट गिर जाता है ना तो लोग डर जाता है, पैनिक हो जाता है सर, मतलब सीरियसली अब पैंडेमिक सिचुएशन से इंडियन मार्केट इतना ज़्यादा रिकवर करेगा, इसके लिए भी ना नॉलेज भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए। जिसका नॉलेज और पेशेंस दोनों में खराबी हो जाता है ना, वो मुश्किल में आ जाते हैं। ऐसे सर ऐसे कहा जाता है कि विद गुड नॉलेज, विद साउंड नॉलेज आप पेशेंस भी ले सकते हो मार्केट से। तो मार्केट एक पेशेंस का भी जगह है, ऐसा नहीं कि मार्केट में ऐसा मतलब फटाफट आप अपना पेशेंस खो दो। जो भी पेशेंस रखा है वो ठीक ठाक रहा है, जिसका पेशेंस चला गया वो तो मर गया सर। तो पॉइंट यही है
कि मार्केट अप डाउन रहेगा। अब देखो पैंडेमिक सिचुएशंस फिर भी रिकवर हो गया, बट 2008 में प्रॉब्लम बहुत टिपिकल हुआ था। यहाँ पर पता नहीं मुझे 2008 का टाइम दिखेगा कि नहीं दिखेगा। 2005, 6, 7, 8, हाँ मोस्ट प्रोबेबली दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट सिनेरियो दिख रहा है। ये देखो सर, देखो तो सर एक बार निफ्टी को 2008 में मार्केट का डीप डाइव देख रहे हो क्या सर? हाँ, कैसे नीचे गया था? Yes. ये देखो सर, जस्ट लुक एट द सिचुएशन। मार्केट यहाँ था और धड़ाधड़ नीचे आया था, ठीक है, क्योंकि वो क्या हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, फेडरल बोलते हैं, उसने डिसीजंस लिया था। जॉर्ज बूश मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों का उस टाइम पे प्रेसिडेंट था, ओबामा से पहले, ओबामा तब आया नहीं था, ठीक है। 2018, इसके ऊपर आपको बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएगा ऑनलाइन पे अगर आप ढूंढोगे तो। 2008 मैं जस्ट लिखूंगा ना, देखो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, 2007-8 ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, वाज अ सीवियर वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस। दिख रहा है सर, सीवियर वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस। इसमें आपको बहुत सारा डिटेल्स मिलेगा, इतना सारा डिटेल्स तो आप चिंता में पड़ जाओगे, लेकिन मैं बस आपको जीडीपी वाइज भी आप बोल सकते हो आप, ठीक है। यूएस फाइनेंशियल इंडस्ट्री, मेनली यूएस में प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। ये देखो सर, लेमन ब्रदर्स, ठीक है, ये जो न्यूयॉर्क सिटी में लेमन ब्रदर्स है, इनका जो भी फाइनेंशियल बिजनेस था, ये भी बहुत जोर का, मतलब जो वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट करता है फाइनेंस लेवल में, इनका बिजनेस में बहुत धड़ाधड़ आ गया था, मतलब एकदम नीचे गिरावट आ गया था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली इसका ये था, मैं ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं एक दिन इसके लंबा स्टोरी आप लोगों के साथ बात करूंगा। मेन प्रॉब्लम ये हो गया था कि जो फेडरल रिजर्व है वो सबको, ये देखो सर यहाँ पर वही बोल रहा है, कॉज द वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटीज टाइड टू यूएस रियल एस्टेट टू प्लमेट एंड डैमेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली। मतलब गवर्नमेंट ऑफ यूएसए डिसाइड किया था कि यूएस में सबका घर होगा। मैं आपको ना एकदम सिंपल लेवल पे बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ यूएसए सोचा था कि यूएस में सभी का अपना अपना पर्सनल घर होगा, कोई रेंट पे नहीं रहेगा, काइंड ऑफ दैट, सबका अपना पर्सनल घर होगा। तो इसके लिए यूएस फेडरल ने बोला कि चलो सही सबको लोन बांटो, ठीक है। और जैसे ही लोन बांटना चालू किया, सभी ने लोन तो ले लिया, अब कोई वापस मतलब रीपे करने के लिए रेडी नहीं था। तो फेडरल के पास जितना रिजर्व था वो रिजर्व खाली होते गया, बिकॉज बैंक लोन देता गया। गवर्नमेंट ने अपने फेडरल को बोला कि भाई सपोर्ट देते रहो बैंक को, ठीक है, बैंक को अपना सपोर्ट देते रहो, समझ रहे हो ना सर? बैंक को अपना सपोर्ट देते रहो। कॉमर्शियल बैंक के थ्रू से जो पैसा पब्लिक के पास आता है, वो पैसा पब्लिक के पास चलते जाना चाहिए, वो पैसा पब्लिक के पास चलते जाना चाहिए। अब जैसे पब्लिक के पास पैसा आया, वो कोई कोई घर बनाया, कोई कोई घर नहीं बनाया। ये डिसीजंस जॉर्ज बुश का, वो वोट का टाइम, इलेक्शन का टाइम था, वो भी ऐसे डिक्लेयर कर दिया था कि सबका अपना घर होगा। अब ऐसे कि क्या हुआ कि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था वो मार्केट से भी धड़ाधड़ पैसा उठाने लगा। वो भी सरकार का बहुत, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन था। अब वो भी पैसा उठाने लगा रियल एस्टेट डिपार्टमेंट। अब जैसे वो पैसा उठाने लगा, जो भी फाइनेंशियल कंपनीज था जो मार्केट में एक्चुअली फाइनेंस में, लाइक एचडीएफसी जैसे हमारे यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, वो फाइनेंशियल कंपनीज क्या कर दिया, वो भी पैसा देने लगा गवर्नमेंट का सपोर्ट के। लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे रिसेशन चालू हुआ गया, क्योंकि बैंक के पास पैसा रिपे नहीं हो रहा था। ये देखो सर क्या बोल रहा है, जस्ट लुक एट दिस, ये देखो क्या आप लोगों को दिख रहा है, जस्ट लुक एट दिस, कंबाइंड विद द बर्स्टिंग यूनाइटेड स्टेट हाउसिंग बबल, देख रहे हो सर, housing bubble budbud caused the values of securities tied US real estate to plummet, damaged financial institutions globally. This culminated with the bankruptcy of the Lehman Brothers on September 15, 2008 and international banking crisis. मतलब लेमन ब्रदर्स के ऊपर बहुत और भी दूसरा फाइनेंशियल छोटा मोटा बड़ा सभी तरह का बिजनेस कनेक्टेड था। द क्राइसिस स्पार्क्ड इन ग्रेट रिसेशन, रिसेशन क्रिएट हो गया। रिसेशन मतलब जॉब कट, बेसिकली रिसेशन मतलब जॉब कट, जिसका जितना जॉब वैल्यू था, सैलरी कट हो रहा था, मतलब लोग नौकरी पाने की जगह खो रहा था, काइंड ऑफ, which at the same time was the most severe global recession since the Great Depression. Great Depression हुआ था सर 1930s में, मैं आपको बता के रखूँ 1930s में हुआ था ग्रेट डिप्रेशन, वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में। डिप्रेशन में क्या होता है, इकोनॉमी फिर से उठ नहीं पाता। डिप्रेशन इंसान का कैसे होता है कि हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फिर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाता है ना सर? हाँ सर, डिप्रेशन में इंसान चले जाते हैं तो क्या होता है कि पॉजिटिव कुछ ढूंढ नहीं पाते, कुछ भी दिखा दो पॉजिटिव पर दिखता नहीं है। यस ना? Yes, sir. सिमिलरली इकोनॉमी को भी Yes, डिप्रेशन sir. होता है,
इकोनॉमी को भी डिप्रेशन होता है। जो ग्रेट डिप्रेशन दुनिया में बना था सर, जैसे आप देख रहे हो, गरीबी का मतलब हद पार हो गया था, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, पूरा का पूरा वर्ल्ड। इस कॉन्सेप्ट से एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट बचाया था जिसका नाम है जे एम केन्स। मैं आपको बता के रखता हूँ, जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे इनका नाम जरूर आएगा। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ते हैं या फिर कोई भी पढ़ाई करो आप, ठीक है, यूपीएससी पढ़ो, ठीक है, कोई भी एमबीए का पढ़ाई करो, आपको ये इकोनॉमिक्स में ये जरूर पता चलेगा, ग्रेट डिप्रेशन। एंड जे एम केन्स, जॉन मेनर्ड केन्स, जो फेमस इकोनॉमिस्ट थे, वो दुनिया को ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकालने का तरीका बताया था और उसको यूज करके ग्लोबली बहुत कुछ सीरियसली सॉल्व हुआ था। ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, में ज्यादा नहीं जा रहा हूं उसमें। ये 1930s मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग मूवमेंट, बीच का कॉन्सेप्ट था। तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद इकोनॉमिकल क्राइसिस फिर से हुआ वर्ल्ड वाइड, ग्रेट रिसेशन 2008 में, वो भी यूएस का एक डिसीजंस के कारण। यूएस का इकोनॉमी गिरने के कारण जो भी वर्ल्ड वाइड कंट्री यूएस में इन्वेस्ट करके रखा था ना, क्योंकि यूएस का बिजनेस सिनेरियो पूरा खराब हो गया था, यूएस का बिजनेस सिनेरियो पूरा खराब हो गया था, और खराब होने के कारण जिसका भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट था यूएस के बिजनेस पे या यूएस के गवर्नमेंट के बिजनेस पे, यूएस वर्ल्ड में सबसे बड़ा बिजनेस करता है, वन ऑफ द मोस्ट। तो जैसे कि चाइना का बहुत इन्वेस्टमेंट रहता था यूएस में, उसको खबर मिल गया, वो धड़ाधड़ अपना पैसा निकालना चालू किया ओपन मार्केट से, और जैसे ही चाइना निकालना चालू किया, इंडिया जैसा कंट्री भी निकालना चालू कर दिया। तो सभी कोई, जिसका भी यूएस ट्रेजरी में पैसा था, जिसका भी यूएस गवर्नमेंट के पास, यूएस कंपनीज के पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, वो धड़ाधड़ अपना पैसा निकालने का चालू कर दिया। और पैसा निकालना मतलब, और यूएस जैसा जो वर्ल्ड कैपिटल है बिजनेस का, उससे उससे अगर आप पैसा निकाल लेते हो तो क्या हो जाएगा सर, रिसेशन होगा कि नहीं होगा? आप लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा भी समझ में आ रहा है सर? ज्यादा ना समझो, थोड़ा तो जरूर समझ रहे होंगे। हाँ सर, बोलो सर। यस सर। हाँ सर। हाँ, स्टोरी समझ में आ रहा है ना? तो 2008 में क्या हुआ था, ये देखो सर। द क्राइसिस स्पार्क्ड इन ग्रेट रिसेशन बाय द यूरोपियन डेब्ट क्राइसिस, यूरोप में भी, विच बिगन विद अ डेफिसिट इन ग्रीस। ग्रीस का इकोनॉमी ऐसे ही बहुत खराब था, ग्रीस में तो इतना भयंकर रिसेशन चालू हुआ कि ग्रीस गवर्नमेंट को तो धीरे धीरे सारा का सारा जॉब कट करना पड़ा, ऐसा हालत हो गया था। आइसलैंड में दिक्कत हुआ था, विच इन्वॉल्व द बैंक फेलियर ऑफ ऑल थ्री ऑफ द मेजर बैंक्स इन आइसलैंड। Relative the size of its economy was the largest economic collapse suffered by any country in history। मतलब आइसलैंड का इतना खराब हालत हो गया था सर। Was among the 5 worst financial crises the world has experienced and led to loss more than 2 trillion वर्ल्ड ने लॉस किया था ग्लोबल इकोनॉमी में। यूएस होम मॉर्गेज डेब्ट रिलेटिव टू जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम एवरेज ऑफ 46% ड्यूरिंग 1990s to 73% in 2008, रीचिंग 10.5 ट्रिलियन। मतलब ये यूएस का जो होम मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट था, इसी के कारण मेनली प्रॉब्लम हुआ था। बाद में कभी इसका डिटेल्स चर्चा करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे ऑब्वियसली, बट इससे लंबा स्टोरी है, इसके ऊपर मूवी भी है, मैं आपको बता के रखूं, इसके ऊपर देयर इज अ मूवी ऑल्सो मेड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे ओबामा ने जब आया, वो भी धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स का फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म लाया। ये देखो सर, आप यहाँ पर देख सकते हो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2008 में। उसके बाद जब ओबामा गवर्नमेंट आया, यूनाइटेड स्टेट्स बियर मार्केट, ओबामा फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म प्लान 2009, रेगुलेटरी रिस्पॉन्स टू सब प्राइम क्राइसिस एंड सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस सोल्यूशन डिबेट। तो धीरे धीरे मार्केट फिर से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एंड फिर आज के डेट में मार्केट अच्छा ही जा रहा है। फिर से एक प्रॉब्लम हुआ था जो 2008 जैसा ही था, बट फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया गया है। ठीक है, ये देखो सर, द टॉप 20 ग्रोइंग इकोनॉमीज बाय इंक्रीज जीडीपी, इंक्रीमेंटल जीडीपी। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ वर्ल्ड का इकोनॉमी में कहाँ कहाँ बड़ा प्रॉब्लम चालू हुआ था, उस प्रॉब्लम के टाइम पे आप देख सकते हो। इंक्रीमेंटल जीडीपी, ठीक है, जीडीपी इंक्रीमेंटल था, सबसे ज्यादा तो यूएस, चाइना का था, इंडिया का था, यूएस का था। ठीक है, धीरे धीरे इनका भी प्रॉब्लम हुआ था, फिर धीरे धीरे ये इंक्रीमेंट किया जियो पॉलिसी लेने के बाद। आप लोग इसके इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जाके देख सकते हो सर। मैं अभी 2008 के बारे में और ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा आप लोगों को डिटेल्स में, एक छोटा सा शॉर्ट समरी करके बताऊंगा। बट क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया 2008 का कि जब हम लोग इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, 2008 का क्राइसिस बार बार सामने आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में पोर्टफोलियो हेजिंग काम आता है। ठीक है सर, समझ में आप लोगों को आ रहा है? चलो सर, अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो गया, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी कर लिए, अब इंडेक्स कंस्ट्रक्शन भी कर लिया जाए। हाँ सर, करोगे इंडेक्स कंस्ट्रक्शन? चलो सर, बहुत दिन से सोच रहे हैं कि आप लोगों को मैं सेंसेक्स निफ्टी बिल्ड कैसे होता है सिखाऊंगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड, कैलकुलेटेड, स्पेशली इफ वन वांट्स टू एडवांस एज एन इंडेक्स ट्रेडर।
अगर आप इंडेक्स ट्रेडर बनना चाहते हो, सेंसेक्स निफ्टी को रीड करके मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको ये समझना पड़ेगा। ऐसे तो ये इक्विटी डेरिवेटिव का पार्ट है, बट फिर भी यू हैव टू नो इन बेसिक्स। एज वी डिस्कस, द इंडेक्स इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ मेनी स्टॉक्स। इंडेक्स क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ मेनी स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स विच कलेक्टिवली रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम लोग नॉर्मली बात करें कि भाई इकोनॉमी कैसा फंक्शन कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग तो जीडीपी के बारे में देखते हैं, है ना सर? जब भी हम लोग इकोनॉमी कैसे काम कर रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो हम लोग कुछ चीज़ें में हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं। एक, जीडीपी कैसा कर रहा है, सेंसेक्स निफ्टी का सिचुएशन कैसा है, करते कि नहीं करते सर? बोलो। यस सर। है ना? तो सेंसेक्स निफ्टी कैसे काम कर रहा है? तो अगर सेंसेक्स निफ्टी पॉजिटिव है तो हमें ऐसा लगता है कि चलो मार्केट कुछ तो अच्छा कर रहा है, इकोनॉमी कुछ तो पॉजिटिव है। जीडीपी थोड़ा और ब्रॉड पैरामीटर है, अब जीडीपी में बात करेंगे सर, बट थोड़ा बाद में करेंगे। डोंट वरी, इन आवर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यही सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन करेंटली यू हैव टू फोकस इन द इंडेक्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो टू इंक्लूड अ स्टॉक इन द इंडेक्स, एक इंडेक्स में ऐसे तो देखो मार्केट में 5,000 7,000 कंपनीज है सर, मैंने आपको क्या बताया, सेंसेक्स निफ्टी मिला के करीब 7,000 कंपनीज है। तो क्या सारा का सारा कंपनी इंडेक्स में आ जाता है? जो मेन मेन इंडेक्स हम लोग चेक करते हैं उसमें कौन कौन आ सकता है? इट शुड बी क्वालिफाई सर्टेन क्राइटेरिया, वंस क्वालिफाइड एज एन इंडेक्स स्टॉक इट शुड कंटिन्यू टू क्वालिफाई ऑन द स्टेटेड क्राइटेरिया। अगर आप इंडेक्स स्टॉक के अंदर आना चाहते हो, लाइक निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30, सेंसेक्स बनता है टॉप 30 स्टॉक्स में, सेंसेक्स टॉप 100 भी होता है, लेकिन मैं आपको बस मेन जो सेंसेक्स हम लोग रीड करते हैं रेगुलर बेसिस में, उस पर 30 स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं। तो उसमें आने का क्या क्राइटेरिया है? If it falls to maintain the criteria, the stock gets replaced by another stock which qualifies the prerequisites। मतलब जिसको भी इंडेक्स में आने का prerequisites मतलब होगा बिजनेस के लिए जो जरूरी है, वो फुलफिल करने से रिप्लेस भी हो जाता है। मतलब आज जो निफ्टी 50 में है, कल वो निफ्टी 50 में नहीं रहेगा। आज जो निफ्टी 50 में है, कल वो निफ्टी 50 में नहीं रहेगा। जैसे कि मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट ए मिनट सर, जस्ट थोड़ा ध्यान दो सर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो निफ्टी 50 में जो फेमस कंपनीज है, मैं आप लोग 2 मिनट पहले आपको शो कर रहा था, ठीक है? JSW स्टील, हिंदाल्को, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, ICICI, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस, बजाज फाइनेंस, सन फार्मास्यूटिकल्स। क्या रे सुमित, सही बोल रहा हूँ ना? यही सब है ना अभी निफ्टी 50 में। अब नेक्स्ट निफ्टी, हाँ बोल। বলছি যে রিসেন্টলি একটা ডেটা বেরিয়েছিল, তো ডেটাটার মধ্যে হচ্ছে কি প্রথম 10খানা কোম্পানি মানে স্টেট রয়েছে, সিটি রয়েছে আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে, যেটা জিডিপির মধ্যে কন্ট্রিবিউশন রয়েছে টপ 10, তার মধ্যে টপ 3-র মধ্যে এসেছে কলকাতা, যার জিডিপি কন্ট্রিবিউশন রয়েছে ওভারঅল ইন্ডিয়াতে 150.1 বিলিয়ন। আর ফার্স্ট আছে মুম্বাই 310 বিলিয়न। यस यस आई नो, यू आर राइट कि जीडीपी के बारे में, लेकिन मैं तो यहाँ पर अभी निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। না না বললাম জাস্ট। अच्छा ठीक है, जीडीपी नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगा ना जीडीपी में, ठीक है। ठीक है, तो ये है निफ्टी 50, ठीक है? जीडीपी के बारे में जो सुमित भैया बात कर रहे हैं उस पर चर्चा होगा, डोंट वरी। इन अवर नेक्स्ट चैप्टर जीडीपी के ऊपर काफ़ी डिस्कशंस है, डोंट वरी। जीडीपी में काफ़ी डिस्कशंस है, बिकॉज ये सब इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी है ना जो मार्केट को चलाते हैं। लेकिन मैं आपको शो कर रहा हूँ निफ्टी नेक्स्ट 50, जस्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट 50 प्रोबेबल 50 है ये, जो रिप्लेस कर सकता है करेंट निफ्टी 50 को। करेंट निफ्टी 50 को ये रिप्लेस कर सकता है, जिसको नेक्स्ट 50 में जगह दिया गया है, मतलब टॉप 100 लिस्ट में है, तभी तो नेक्स्ट 50 में दिख रहा है। जिसमें अगर आप देखो कि इसमें क्या हो ना, इस नेक्स्ट 50 में ना आपको ग्रोथ कंपनी ज़्यादा दिखता है, ठीक है? जैसे कि देख लो सर, इन्वेस्टमेंट पर्पस में या ट्रेडिंग पर्पस में आपके लिए बहुत काम का होगा। अदानी ट्रांसमिशन है, अदानी एंटरप्राइज है, काफ़ी अच्छा कंपनीज है ये सब। SBI कार्ड, अदानी ग्रीन, सब मेरा फेवरेट कंपनी है। मादर सुमी, ये भी एक अच्छा कंपनी है, बैटरी वगैरह में काफ़ी अच्छा करते हैं। PNB, बंधन बैंक, इंडस टावर, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IGL, NMDC, PEL, डीमार्ट, ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है डीमार्ट। तो ये सब जो निफ्टी 50 नेक्स्ट निफ्टी 50 में है ना सर, इनके अंदर ग्रोथ ज़्यादा दिखता है। लेकिन हाँ, आपको चूज करना होगा ऑब्वियसली, मतलब ऐसा नहीं कि जो बेस्ट 50 में है वही अच्छा है, जो नेक्स्ट 50 में वो भी अच्छा हो सकता है, ठीक है? इंडिगो है, मेरिको है,
ठीक है, डबर है, गोदरेज है, अबोट इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, टोरेंट फार्मा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, औरविंद फार्मा, ठीक है, बर्जर पेंट, ठीक है, कोलपैल, नौकरी, ठीक है, कैडिलिया हेल्थ केयर, ठीक है, बायोकॉन। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज जो नेक्स्ट 50 में ऑलरेडी जगह बना के बैठे हुए हैं सर। तो आप जब भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास हमेशा करेंट 50, नेक्स्ट 50 में कौन कौन है, आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो को चूज कर सकते हो। कंपनी को जब एनालाइज करेंगे सर, ये तो बस आपको रीड करना सिखा रहे हैं। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी एनालिसिस होते हैं सर, कंपनी एनालिसिस। जो ट्रेडिंग करता है या इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए आपको फंडामेंटल या टेक्निकल जानना पड़ेगा। फंडामेंटल मतलब जिस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उसका फंडामेंटल डिटेल्स चाहिए। लेकिन करेंटली हम लोग बेसिक में फंडामेंटल पढ़ने जाएंगे ना, तो एक ही टॉपिक में पूरा का पूरा 5 दिन चला जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो आप जान लो कि क्या क्या होता है। तो फर्स्ट 50, नेक्स्ट 50 और भी है सर, सिर्फ फर्स्ट 50 नेक्स्ट 50 नहीं, देयर आर मोर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिड कैपिटल, मिड कैप मतलब लार्ज कैप में जो है वो नेक्स्ट 50 और नेक्स्ट निफ्टी 50 में जगह बना लिया। फिर है सर मिड कैप 100, मिड कैप 150, स्मॉल कैपिटल मतलब जिसमें कैपिटल थोड़ा कम रहेगा बिजनेस का, स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 250, मिड स्मॉल मिला के 400 का भी एक इंडेक्स बनता है। निफ्टी 100 भी बनता है, निफ्टी 200 भी बनता है। इसके अलावा आप यू कैन सी हियर निफ्टी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, निफ्टी बैंक सेक्टर, निफ्टी एनर्जी सेक्टर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 25 और 50 सेक्टर्स, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक मतलब सरकारी बैंक का अलग से बनता है, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी प्राइवेट बैंक इसका भी अलग से बनता है। तो आप ये सब चेक करके भी देख सकते हो कि जैसे अगर मैं निफ्टी प्राइवेट बैंक निकालूं, अच्छा चलो सरकारी बैंक में बहुत ज़्यादा चर्चा चलता है मार्केट में, सरकारी बैंक का निकाल दिया। अगर आप निफ्टी सरकारी बैंक का डिटेल्स देखो तो इसमें अगर आप शेयर का डिटेल्स भी चेक करोगे ना, अभी तो मार्केट थोड़ा बुलिश है। एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों को छोड़ के बाकी बिजनेस पे मुझे आज सच कुछ खास दिखता नहीं है। फिर भी आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिटेल्स अगर आप चेक करो, शेयर का प्राइस देखो कहाँ गया, प्रीवियस क्लोज 364, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा 75, कनारा बैंक इज 156.30, ठीक है। बाकी इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सब बेकार बिजनेस है। पंजाब सॉरी क्या है, पीएसबी क्या है भूल गया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट प्रोबली, ठीक है, महाराष्ट्र बैंक। तो इस तरह से आप सरकारी बैंक का भी देख सकते हो, इसका फंडामेंटल चेक कर सकते हो, किसका बिजनेस अच्छा है, सिनारियो अच्छा है, उसके ऊपर आप जाके भी सरकारी बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली प्राइवेट बैंक में भी जा सकते हो। इसका डिटेल्स भी आपको दिख रहा है कि कितना टोटल आपका इंडेक्स में जगह बना के रखा है। ये है निफ्टी पीएसयू बैंक का डिटेल्स, दिखाई दे रहा है सर सबको। टोटल इसका इंडेक्स का डिटेल्स अगर आप देखो लास्ट ट्रेडेड करीब 2214। कोई कुछ कहना चाहते हो क्या, किसी को कुछ कहना है क्या, ऐसा लगा मुझे। ओके सर ठीक है। तो देखो सर मैं अभी आपको वही दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो अलग अलग आप इंडेक्स देख लिया ना सर, दिखाई दिया कि नहीं दिया इतना सारा इंडेक्स, ये तो सिर्फ एनएससी का है। आप सिमिलरली बीएससी का साइट में जाके बीएससी सेंसेक्स को भी सिमिलर वे में चेक कर सकते हो। हाँ सर बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes. तो बेस्ड ऑन द सिलेक्शन प्रोसीडियर्स द लिस्ट ऑफ स्टॉक इज पॉपुलेटेड, ठीक है। ईच स्टॉक इन द इंडेक्स शुड बी असाइन टू ए सर्टेन वेटेज। हर स्टॉक का एक वेटेज होता है। वेटेज इन सिंपलर टर्म्स डिफाइन हाउ मच इंपॉर्टेंस पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सा स्टॉक का कितना इंपॉर्टेंस है सर्टेन स्टॉक इन द इंडेक्स गेट्स कंपेयर्ड टू द अदर्स। फॉर एग्जाम्पल ITC Limited has 7.6% weightage on Nifty 50 index, then it is as good as saying that 7.6% of Nifty's movement can be attributed to ITC। ये जब नोट्स लिखा जा रहा था 2014-15 के टाइम पे, ये जो नोट्स है ये 2014-15 के टाइम पे लिखा जा रहा था। जिस टाइम पे ये नोट्स लिखा जा रहा था उस टाइम पे ITC निफ्टी 50 में हाईएस्ट वेटेज रख रहा था, और वेटेज का परसेंटेज टोटल 100% वेटेज होता है। 100 में से 7.6% सिर्फ निफ्टी 50 में आईटीसी का हुआ करता था। इसका मतलब निफ्टी में थोड़ा सा भी कुछ भी गड़बड़ होता है, आईटीसी स्टॉक जो आईटीसी कंपनी है ना सर, उसके स्टॉक में
चेंजेस के कारण निफ्टी में चेंजेस आ सकता है। तो क्योंकि निफ्टी में आईटीसी का परसेंटेज वेटेज है 7.6%, मतलब टोटल 100% वेटेज में 7.6 सिर्फ आईटीसी लेके जाता है। मैं आपको शो करता हूँ सारा का सारा। द ऑब्वियस क्वेश्चन इज हाउ डू वी असाइन वेट्स टू द स्टॉक दैट मेक अप द इंडेक्स। पॉइंट इज दैट कि हम लोग असाइन कैसे करेंगे निफ्टी में, किसको कैसे लाएंगे। देर आर मेनी वेज टू असाइन, बहुत सारा वे है सर। बट इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज फॉलोज अ मेथड कॉल्ड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। सर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? वेट सर बताएंगे, मजा आ जाएगा। The weights are assigned based on free float market capitalization of the company. Larger the market capitalizations, higher the weight. Larger the market capitalizations, higher the weight. जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उसका वेट उतना ज्यादा होगा। सिंपल बात है। मतलब जिसका मार्केट में पैसा या बिजनेस में कैपिटल फ्लोट जो है, मतलब जो एक्चुअली मार्केट के फ्लोट क्या होता है कि जो पब्लिक हम लोग मार्केट से स्टॉक खरीदते हैं ना, तो स्टॉक खरीदने के लिए मार्केट में नंबर ऑफ शेयर फ्लोट होना चाहिए। जिसका नंबर ऑफ शेयर जितना ज्यादा है उतना वेटेज उनको मिलता है। ठीक है सर, मैं आपको आगे आगे सब बताऊंगा सर, वही तो सिखाऊंगा आज। वेट करो सर, एक एक करके आता हूँ। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब भी बताऊंगा। नॉर्मल कैपिटलाइजेशन मेथड पहले सीख लो, फिर फ्री फ्लोट में भी बात करेंगे कि फ्री फ्लोट में क्या स्पेशलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एबीसी हैज a total of 100 share outstanding in the market and the stock price is at 50. एग्जाम्पल, कंपनी एबीसी हैज ए 100 शेयर। ध्यान से सुनो सर, 100 शेयर है कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट, मतलब फ्री फ्लोट, एंड द स्टॉक प्राइस इज 50, देन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल कितना हो जाएगा? 100 शेयर 50 करके 5000। बात समझ में आ रहा है सर? अगर उसका मार्केट में 100 शेयर आउटस्टैंडिंग है, मतलब जितना शेयर लोग मार्केट से ले सकता है, अगर आपको खरीदना है इसी 100 शेयर में से खरीदना होगा। सपोज मैं लिया यहाँ से 5 शेयर, स्नेहाशीष ले लिया 5 शेयर, ठीक है, सुमित ले लिया 10 शेयर, तो ये आउटस्टैंडिंग शेयर से ही आपको लेना होगा। एंड द स्टॉक प्राइस टोटल कितना हो गया? 100 इंटू 50, 5000। तो इस तरह से फ्री फ्लोट का कॉन्सेप्ट बेसिकली काम करता है। मैं और डिटेल्स में जाऊंगा, डोंट वरी, और डिटेल्स में जा रहा हूं कि सर कैसे बनता है, वही तो समझ में नहीं आया। वेट सर, जब ये चैप्टर को बनाया जा रहा था 2014-15 में, जब ये नोट्स लिखा जा रहा था, उस टाइम पे अगर आप देखो टोटल 100% वेटेज में आईटीसी नंबर 1 हुआ करता था। सिगरेट इंडस्ट्री है मेनली, इसका बिजनेस सिगरेट में है, लेकिन आईटीसी लिमिटेड में और भी है, होटल भी है, आपका स्टेशनरी भी है। ठीक है, रिसेंटली आईटीसी का एक खबर दे दूं आपको, ये सनराइज मसाला के साथ इसका जॉइंट वेंचर हुआ है सर। जॉइंट वेंचर नहीं, एक्चुअली आईटीसी खरीद लिया, आईटीसी ने खरीद लिया उसको। ठीक है, एमलगामेट हो रहा है, उसको बोलते हैं एमलगामेशन। सनराइज जो कोलकाता बेस्ड। हेलो सर। हाँ बोलो सर। खबर कहाँ से मिला? खबर कहाँ से मिला? हाँ, क्यों, बोलो ना। हमको भी पता है खबर ये चाहिए ना, मतलब हमको नहीं आता ये सब खबर, मेरे पास नहीं आता है। ये सब खबर आपके पास नहीं आता है? वो हाँ सर मैं मुझे। तो सारा दिन रिसर्च करता रहता हूँ। ये बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स में मुझे मिल जाता है, या फिर मनी कंट्रोल में मिल जाता है, या फिर अगर आप इस तरह का, आप इकोनॉमिक टाइम्स का ऐप भी इंस्टॉल करके रख सकते हो, या फिर जीरोधा के थ्रू से भी एक है, उसके थ्रू से भी मिल जाता है। वेरियस सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस न्यूज से मिल जाता है। अच्छा ठीक है। मैं तो एक बोला था ना आप लोगों को कि आप लोग इकोनॉमिक टाइम्स यूज किया करो। ये अलग अलग ऐप क्या होता है ना, ऐप में आप लोगों का एक प्रॉब्लम है कि आप लोगों के पास ऐप तो हो जाएगा, बट कभी फॉलो करोगे कभी नहीं करोगे। इसलिए मैं आप लोगों को एक सिंपल बात कहा था कि या तो बिजनेस स्टैंडर्ड्स या तो इकोनॉमिक टाइम्स, कोई भी एक पेपर आप रेगुलर घर में लाया करो। सुबह 3 रुपया लेता है सर, इकोनॉमिक टाइम्स इज ओनली 3 रुपीज। ठीक है, मैं रेगुलर पढ़ता हूँ सर। ठीक है, आज भी पढ़ा सर लास्ट दिन भी पढ़ा था, तो मैं रेगुलर पढ़ता हूँ। ये मेरा तो हमेशा हैबिट है, लास्ट 7 साल से मैं ये रेगुलर पढ़ता हूँ, आप लोगों की उम्र से ही शायद। ठीक है तो आप भी आदत बनाओ ना सर। अभी थोड़ा पहले पहले ना समझने में टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं डिटेल्स चर्चा करूंगा, वेट करो रूपम बोल रहे हैं खबर कहाँ से मिल जाता है। ओहो, खबर तो सर मिलने के लिए आपको खबर ढूंढना पड़ेगा। एक कहावत है कि कहावत क्या है, बंगाली में हम लोग बोलते हैं जोहरी जौहर से ने। जोहरी मतलब समझते हो? जोहरी नहीं मतलब तो सर जो ये सोनार करने वाला। जो सोनार का काम करता है। और जोहनी जौहर मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर जो गोल्ड हो, सिल्वर हो, या फिर जो भी हीरा हो, पन्ना हो, वटेवर। तो
अगर आप जो चीज ढूंढोगे ना आपको वो चीज मिलेगा। सवाल है कि आप ढूंढते कि नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हो? हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हो आप लोग? हाँ सर बोलना। हाँ सर, हाँ सर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंपल है बट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। आप जो चाहोगे आपको मिल सकता है, सीरियसली, वॉट एवर यू वांट। बट क्या है ना, आपको उस लेवल पे मांगना पड़ेगा। ये खबर तो एक बेसिक चीज़ें हैं, खबर तो, लेकिन सर वही ना, अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अपने आप को इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए नहीं आई वांट फाइनेंशियल न्यूज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे रेगुलर इसके बारे में अपडेट रहना है। मेरा कोई कोई स्टूडेंट है सर मेरे से भी ज़्यादा अपडेट रहता है। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ भाई तुम लोग कहाँ से खबर ले लेते हो। जैसे रूपम ने मुझे पूछा, मैं उनको पूछता हूँ अरे दादा आप क्या करते हो, आप सही तो सीखे, मेरे को ऐसे करके बोल देते हैं आप आजकल ना बहुत बेकार हो जा रहे हो, आप अपडेट नहीं रखते। अच्छा 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 ठीक है। मतलब मैं कभी कभी होता है सर, क्योंकि ये क्लास का जो सारा दिन शेड्यूल चलता रहता है ना, और उसके बाद बड़े हो गए सर आप लोग जैसे नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, वर्क लाइफ बैलेंस का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, तो कभी कभी अपडेट मेरे से भी मिसिंग हो जाता है, बट इट्स वेरी नेसेसरी सर अपडेट रखना। चलो सर मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। अच्छा, आईटीसी का वेटेज उस टाइम पे 7.60 था, आईसीआईसीआई बैंक 6.55, एचडीएफसी 6.45, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 6.37, इन्फोसिस 6.26, एचडीएफसी बैंक 5.98। तो उस टाइम पे ये सब कंपनीज अच्छा खासा निफ्टी 50 में वेटेज रख रहा था। ठीक है, इस तरह से टोटल 100% आप देख सकते हो यहाँ पर कि वेटेज का परसेंटेज वाइज मार्केट कैपिटल से बनता है सर। और इंडस्ट्री सब अलग अलग है, आप देख सकते हो यहाँ पर इंडस्ट्री अलग अलग है। ठीक है, माइनिंग है, फार्मास्यूटिकल्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ऑटोमोबाइल है, ठीक है, पावर है। अगर आप देखो कि सबसे नीचे वाला स्टॉक जो है, मतलब सबसे सबसे कम वेटेज, इसका मतलब वेटेज का मतलब क्या है, मार्केट कैपिटल। दैट डजंट मीन कि स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेटेज कम का मतलब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है। तो मार्केट कैपिटल कम होने से क्या होता है कि स्टॉक में ज़्यादा खरीदारी थोड़ा कम होगा कंपेयर टू आईटीसी, और कुछ नहीं। लेकिन अगर बिजनेस वैल्यूएशन ज़्यादा रहे तो आप डीएलएफ से ज़्यादा कमा सकते हो, आईटीसी से कम कमा सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इंडेक्स बनता कैसे है उसी के बारे में बात कर रहे हैं सर। ठीक है, तो डीएलएफ 50 स्टॉक में है, मतलब जो 50 नंबर में आता है उस टाइम पे था। ठीक है, और नंबर 1 में दिखा हम लोगों ने आईटीसी। तो डीएलएफ का वेटेज है 0.34, आईटीसी का वेटेज है 7.6, टोटल है 100%। ठीक है, तो बेसिकली इसमें से हमें क्या समझ में आता है, एज यू कैन सी आईटीसी लिमिटेड हैज हाईएस्ट वेटेज, दिस मींस द निफ्टी इंडेक्स इज मोस्ट सेंसिटिव टू प्राइस चेंज इन आईटीसी एंड लीस्ट सेंसिटिव टू प्राइस चेंजेस इन डीएलएफ। मतलब डीएलएफ में कुछ भी चेंजेस आए वो इंडेक्स को इतना भी ज्यादा हिलाता नहीं है जितना आईटीसी चेंज होने पे ये हिल सकता है। मतलब इसको ये फ्लक्चुएट कर सकता है। ये जो सेंसेक्स निफ्टी जो अप डाउन होता रहता है ना सर, ये सेंसेक्स निफ्टी अप डाउन के पीछे मेन रीजन क्या होता है, ये जो 50 कंपनीज है, ये जो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज है, इसमें से किसका वेटेज कितना है और कौन सा कंपनी ज्यादा अप डाउन कर रहा है मार्केट बिजनेस सिनारियो में। जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, बाइंग सेलिंग प्रेशर है, डिमांड सप्लाई सिनारियोज है, उसमें कितना सेंसिटिविटी काम कर रहा है। तो अगर आईटीसी में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस हो जाए ना, अचानक आईटीसी का पॉजिटिव न्यूज, मार्केट बहुत अप ट्रेंड हो जाएगा। अचानक आईटीसी में नेगेटिव न्यूज, ठीक है, जैसे मार्केट में बीच में आईटीसी बहुत जोर का गिर गया था, बहुत जोर का नीचे आ गया था, फिर से आईटीसी के बारे में भी क्लास में चर्चा हुआ था, पहले वाला क्लास में जिस टाइम पे चर्चा होना था। अभी 220 करके चल रहा है, इसका फ्यूचर अच्छा है सर, मैं बता रहा हूँ। आईटीसी एक बहुत ही स्टेबल कंपनी है, इन कमिंग 1-2 साल में ये 300 पार कर जाएगा, मेरा पूरा भरोसा है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको लास्ट 6 मंथ्स पुराना डेटा दिखाऊं, यस एकदम आईटीसी आईटीसी डायमंड स्टॉक আছে। एकदम सर डायमंड स्टॉक, सीरियसली इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। सही ना सुमित, मैं सही बोल रहा হ্যাঁ हूँ? হ্যাঁ আর একটা স্টক আছে যেটা হারের गिरावट में खरीदना चाहिए, वो है रिलायंस। रिलायंस एकदम सर, ठीक है, हर गिरावट में खरीदना चाहिए, तो वेरी गुड वर्ड्स। ठीक है, आईटीसी थोड़ा सा मार्केट डाउन पर आ जाए ना सर, आईटीसी चुपचाप खरीद लो। ये देखो सर 160-70 में मैंने इसके बारे में बोला था। ठीक है, अगर आप 6 महीने में देखो, ठीक है 220, ठीक है, स्टेबल ग्रोथ देता है, बट सर लंबा चलता है, धीरे धीरे चलता है, बट हमेशा पॉजिटिव में ही देता है। लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा गिर गया था, बहुत ज़्यादा। ये देखो सर 180 से एकदम करीब 150 के आसपास आईटीसी का स्टॉक क्लंग हो गया था, फिर से ये अपने आप को रिकवर किया और फिर अप डाउन चलते चलते, लेकिन अल्टीमेटली ये मूव कर रहा है। इट्स अ गुड स्टॉक, वेरी गुड स्टॉक। এগুলো কি দাদা লং টার্মের জন্য? ऑब्वियसली आईटीसी हमेशा लॉन्ग टर्म में होना चाहिए।
शॉर्ट टर्म में कर सकता है, ऐसा नहीं, बट शॉर्ट टर्म में आईटीसी में समझना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज इसका बिजनेस मॉडल मतलब सिगरेट के ऊपर डिपेंडेंट है, बट सिगरेट बिजनेस में गवर्नमेंट का ना काफ़ी नेगेटिव इश्यूज है, ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, प्रमोशन नहीं कर सकता। आप आजकल देखते हैं ना उल्टा एडवर्टाइजमेंट भी नेगेटिव। सिगरेट के पैकेट में आप सिगरेट लोगों को पीने के लिए बोलते हो, लेकिन एक इतना फेफड़ा का एक इमेज दिखा देते हो और बोलते हो कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना कैंसर की कारण है, तो फिर भी आप लोग सिगरेट पीता है, लेकिन नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट ना सर, समझ रहे हो आप? हाँ, यस सर। मतलब आपको बिजनेस भी करना है नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट के साथ एज पर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन। तो सिगरेट बिजनेस में कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसका दूसरा बिजनेस मॉडल भी धीरे धीरे चेंज कर रहा है, मसाला इंडस्ट्रीज में भी आया है। सिगरेट का मार्केट खराब तो हुआ नहीं है, पूरा पूरी मार्केट तो रहेगा सिगरेट का बिजनेस में, ये अपने आप को इंडिया में मोनोपोली है इसका, धीरे धीरे हो जाएगा, मुझे लगता है सिगरेट बिजनेस इतना जल्दी मरने वाला नहीं है। कौन सिगरेट पीना छोड़ रहा है सर? मैं तो देख नहीं रहा हूँ, उल्टा जो जितना पीता है और ज़्यादा पी रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सिगरेट पीते रहो, जो पीता है पीने दो, आप लोग छोड़ दो सर अगर कोई ऐसे करते हो तो। अच्छा ठीक है, चलो सर मैं अभी धीरे এগুলো धीरे কি স্টক বলে গো? कौन सा स्टॉक को? তো এই যে নিফটি 14700 कहाँ दिख रहा है तुझे? না না এখানে নেই, আমি জিজ্ঞেস করছি এগুলো কি স্টক? निफ्टी 14700, ये इस तरह का भी कुछ वो कोड होता है, मतलब वो देखना पड़ेगा कि भाई किसी इंडस्ट्री रिलेटेड होता है, ठीक है। मेनली जो है वो मैंने आपको एनएससी के साइड से दिखा रहा, ठीक है, इस तरह का, जैसे निफ्टी 100 हो सकता है, निफ्टी मिड कैप हो सकता है, ठीक है, सेक्टोरल इंडेक्स भी होता है, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी इंडिसेस होता है, स्ट्रेटेजी इंडिसेस, निफ्टी 50 वैल्यू 20, ठीक है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, मतलब जिसपे मोमेंट आया है, ऐसा भी कुछ स्टॉक है, निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी, ठीक है, निफ्टी 200 क्वालिटी 30, मतलब वो अलग अलग बनाया जाता है सर। ये जो लोग एनएससी में है वो देखता रहता है, क्योंकि देखो हर एक तो बिजनेस ही है। अब इसके बारे में जो एनालाइज कर रहा है एनएससी में, जो बैठे हुए हैं, जो क्रिसिल में बैठे हुए हैं, वो लोग एनालिसिस करता रहता है कि कौन सा बिजनेस अच्छा दे रहा है, बिकॉज अल्टीमेट बिजनेस तो मार्केट में होता है, अल्टीमेट बिजनेस तो फिजिकल वर्ल्ड में होता है। अब फिजिकल वर्ल्ड में बिजनेस को देखते हुए आप स्टॉक चूज कर सकते हो। अगर मैं आपको सिंपल दिखाऊं कि निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज, निफ्टी अल्फा 50 में अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर भी कुछ स्टॉक आपको शो होगा, ठीक है, जो अल्फा 50 में है, मतलब वो कुछ ऐसा स्टॉक जो लास्ट कुछ दिनों में कुछ चेंजेस दिया है, खुल नहीं रहा है किसी कारण से। निफ्टी 50 वैल्यू 20 दिखे, पता नहीं अभी किसी कारण से ओपन नहीं हो रहा है सर, ठीक है, ओपन होगा तो बाद में शो करेंगे। मे भी किसी कारण से मेरा नेट स्लो है। क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। मतलब किसी कारण से ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, जब ओपन होगा मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है सर। चलो अब क्या करना है ना, वो इंडेक्स मेथड देख ले सर, एक स्टैटिस्टिक्स है, ध्यान से सुनना कि कैसे इंडेक्स बनता है। ये जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे ना, उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो सर, इसके लिए हम लोग आ गए सर इक्विटी डेरिवेटिव का एक कॉन्सेप्ट में, लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव की बात नहीं करेंगे सर, मैं आपको इंडेक्स बताऊंगा, अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स, ये इक्विटी डेरिवेटिव का ही एक कॉन्सेप्ट है। इक्विटी डेरिवेटिव का ही एक कॉन्टेक्ट मतलब मेन कॉन्सेप्ट है, जिसमें इंडेक्स के बारे में बताया गया। ऐसे इंडेक्स क्या है ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ इंडेक्स क्या है वो भी बात करेंगे, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट में बाद में बात करते हैं, पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बात करते हैं। सब कंसंट्रेशन देके सुनना सर, थोड़ा कंसंट्रेशन बहुत हेल्प करेगा। इन दिस मेथड मार्केट कैपिटलाइजेशन, नॉट फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट और मार्केट कैपिटलाइजेशन में थोड़ा फर्क होता है। In this method of calculation, each stock is given weight according to its market capitalization. So, higher the market capitalization of a constituent, higher is its weight in the index. जिसका market capitalization ज़्यादा, उसका market में weight ज़्यादा, मतलब index में weight ज़्यादा। Market capitalization is the market value of a company, calculated by multiplying the total number of share outstanding to its current market price. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल है, एकदम सिंपल। अब एबीसी के जगह आईटीसी भी समझ सकते हो, ठीक है, हम लोग यहाँ पर रियल कंपनी नहीं लिया, एज्यूम करके कुछ कंपनीज का नाम यूज कर रहे हैं। एबीसी कंपनी विथ कितना शेयर है सर? कितना शेयर? 5 करोड़। 5 करोड़ शेयर है, ठीक है। एबीसी कंपनी विथ 5 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, एंड 5 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग है, मतलब इतना शेयर मार्केट में अगर कोई इस कंपनी का खरीदना चाहता है जो मार्केट में अवेलेबल है, यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर, जिसका शेयर प्राइस चल रहा है 120 करके।
तो फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया, 5 करोड़ शेयर 120 करके अगर मार्केट में चल रहा है तो कितना अमाउंट हो गया सर, 5 करोड़ इंटू 120 तो कितना हो गया, करीब 60 करोड़ ना, 600 करोड़ 600 करोड़, हाँ सर 600 करोड़, यस 600 करोड़। तो इतना कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 5 करोड़ शेयर्स 120 करके अगर चल रहा है, 600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका, ठीक है। अब जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना ज्यादा होता है, ठीक है, वो एज पर इंडेक्स मेथड में अपना जगह बनाता है। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग सीखने जा रहे हो सर, कि इंडेक्स का मतलब जो टोटल वेटेज है वो कैसे इधर उधर होता है, इट्स ऑल डिपेंड्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। चलो सर ध्यान से सुनिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, बहुत टफ कुछ नहीं है। Let us understand the concept with the help of an example. There are 5 stocks in an index. Base value of the index is 200 and on the start date which is January 1, 1995. सपोज मान के चलते हैं कि 1995 जो जब इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 1995 में जनवरी में, उस टाइम पे इंडेक्स का बेस वैल्यू माना गया 100, मतलब इंडेक्स आज 100 में चल रहा है, ठीक है, इंडेक्स 100 में चल रहा है। कंपनी क्या क्या है, 1 2 3 4 5, कंपनी का नाम है एजेड BYCX DWEU, कंपनी का नाम है, एज्यूमशन करके चल रहे हैं, मतलब आप इसमें ITC समझ लो, SBI समझ लो, जिंदाल स्टील समझ लो, जो आपको समझना है आप समझ लो, इट्स फुल्ली अप टू यू, बट दिस इज हाउ एक्चुअली स्टॉक का इंडेक्स बनने वाला कॉन्सेप्ट है। स्टॉक प्राइस एज ऑन जनवरी 1 1995, एजेड का स्टॉक का दाम चल रहा है 150, BY का 300, CX का 450, DW का 100, EU का 250। ओके सर, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब क्या सीख रहे हो, समझ में आ रहा है ना सर, सेंसेक्स निफ्टी एक्चुअल में बनता कैसे है उसका एक सिस्टम। नंबर ऑफ शेयर्स इन लैक्स, इसका टोटल 20 लाख शेयर्स है, इसका 12 लाख शेयर्स है, इसका 16 लाख शेयर्स है, इसका 30 लाख शेयर्स है, इसका 8 लाख शेयर्स है। टुडे स्टॉक प्राइस, इसका स्टॉक प्राइस कितना है आज के डेट में 650, जनवरी 1995 में दाम था 150, आज दाम है 650, ध्यान से सुनना, हाँ 450, 600, 350, 500, ये है सिनारियो। अब हम लोग यहां से क्या बिल्ड करेंगे, देखो सर ध्यान से देखो, डेटा मिल गया, कितना स्टॉक है, 5 स्टॉक, जनवरी 95 जब स्टॉक चालू हुआ था, इंडेक्स 100 इंडेक्स चालू हुआ था, 100% में इंडेक्स चालू हुआ था, उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास कितना है, और टोटल स्टॉक प्राइस का आज क्या दाम है। ऐसे आप लोग जानते हो ना सर, जब हम लोग IPO पढ़े थे, IPO डिटेल्स जब पढ़े थे, नंबर ऑफ शेयर कितना डिसाइड होता है, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे डिसाइड होता है आप लोगों को याद है सर, हाँ कौन बताएगा सर, नंबर ऑफ शेयर कैसे डिसाइड होता है, मार्केट कैपिटल डिवाइडेड डिवाइडेड बाय মার্কেট ক্যাপিটাল ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ ইকুইটি মানে যেটা রয়েছে। नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी थोड़ी ना, सपोज आप 5 करोड़ लेके बिजनेस करना चालू किए, 5 करोड़ लेके बिजनेस करना चालू किए, तो आपका मार्केट कैपिटल कितना हो जाएगा 5 करोड़, और फेस वैल्यू मतलब एक एक स्टॉक का दाम अगर आप 10 टका रखते हो तो आपका नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा 50 लाख, है ना सर। दिस इज हाउ एक्चुअली, इस तरह से नंबर ऑफ शेयर डिसाइड होता है। और आप लोग तो जानते हो कि फेस वैल्यू स्टैंडर्ड प्राइस 10 टका माना जाता है, बट यू कैन ऑल्सो यूज 1, यू कैन यूज 5, ठीक है, 5 टका भी होता है, 1 भी होता है, किसी किसी कंपनी वाइज वैरी करता है। तो इस तरह से नंबर ऑफ शेयर डिसाइड हो जाता है सर, बड़ा सिंपल पैटर्न है। फेस वैल्यू एक सिस्टम है, फेस वैल्यू से मार्केट प्राइस में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करो सर। सर याद है ना सबको कि पूरा का पूरा, चलो मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि डेटा हम लोग यूज कर पाए। ओके, 95 में कितना दाम था ओल्ड प्राइस 150, ओके 300, 450, 100, 250, ओके। शेयर इन लैक्स, कितना शेयर है कंपनी का 20 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 30 लाख, 8 लाख। ध्यान से सुनना, तो ओल्ड मार्केट कैपिटल कैसे पता चल जाएगा, ओल्ड मार्केट कैपिटल इन लैक्स कैसे पता चल जाएगा, सिंपल इसको इनटू करो ना, नंबर ऑफ शेयर इन लैक्स से ओल्ड प्राइस के साथ इनटू कर दो,
जितना नंबर ऑफ शेयर्स है उसके साथ ओल्ड प्राइस को इंटू करने से हमें मार्केट कैपिटल, ओल्ड मार्केट कैपिटल पता चल जाएगा। ओ सर बोलो, हिसाब करके देखो, कैलकुलेट करके मिल रहा है क्या? 3000, 3600, 7200, 3000, 2000 मिल रहा है? यस सर। टोटल करो, टोटल करो, देखो कितना आ रहा है। ओल्ड मार्केट कैपिटल इन लैक्स कितना आया? 18,800 है ना। इसको टोटल करो, समेशन करो, बस आपको यहां पर मिल जाएगा 18,800। अब वेट, ओल्ड वेट कैलकुलेट करना है। ऐसे तो टोटल वेट माना जाता है 1, ठीक है, मतलब 100% इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या देखना है? सिंपल, कि टोटल अगर एक है तो उसमें हमें देखना है कि ये जो एक एक स्टॉक है, जैसे कि स्टॉक का नाम क्या है? एजेड स्टॉक। एक एक कंपनी है, ये सब कंपनी है, एजेड कंपनी, बीवाई कंपनी, ठीक है। इसमें ये जो कंपनी है इसका कितना वेटेज है, कैसे पता चलेगा? सर मार्केट कैपिटल 3000 है, टोटल मार्केट कैपिटल, कंपनी का मार्केट कैपिटल, ओल्ड मार्केट कैपिटल 3000, टोटल मार्केट का कैपिटल 18,800, तो 3000 बाई 18,800। हाँ सर बोलो, जस्ट कैलकुलेटर लो, 3000 डिवाइडेड बाई 18,800 कितना आ रहा है? हाँ सर 3000 डिवाइडेड बाई 18,800, 0.159। क्या हम लोग इसको 0.16 बोल सकते हैं सर? यस सर। यस सर। ओके, सिमिलरली 3600 डिवाइडेड बाई 18,800 आपको मिल जाएगा 0.19। सिमिलरली 7,200 डिवाइडेड बाई 18,800 आपको मिल जाएगा 0.38। 3,000 डिवाइडेड बाई 18,800 आपको मिल जाएगा 0.16, करके देखो। एंड 2,000 डिवाइडेड बाई 18,800 0.11। टोटल करो सर, आपका 1 मिलेगा, 1 मिलेगा आपको। सबको टोटल करो, आपको 1 मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हो ना, ऑटोमेटिक मैथ्स इसको 1 कर देगा, सिंपल है। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया? कंपनी वाइज आपको वेट मिल गया, ओल्ड वेट। हाँ सर, ओल्ड वेट समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो बोलो, मैं आगे जाऊंगा। किस तरह से हमें ओल्ड वेट्स मिला, क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है सर, सिंपल रेशियो कर दिए और कुछ नहीं करना पड़ा। अब ओल्ड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है। ओल्ड वैल्यू पोर्टफोलियो कैसे मिलेगा? प्राइस इंटू वेट करो आप, प्राइस इंटू वेट, ओल्ड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यू निकालना है, प्राइस इंटू वेट, मतलब ओल्ड प्राइस कितना है 150, वेट कितना है 0.16, इसका स्टॉक का कितना है 300.19। जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो सर, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो सब आप मल्टीप्लाई करते हुए लिखो, और देखो टोटल ओल्ड वैल्यू और पोर्टफोलियो आ रहा है 296.28, 296.28। जिस लास्ट में इसको समेशन कर लो, ठीक है। अब आपको पता चल गया ओल्ड वैल्यू पोर्टफोलियो कैसे आया, ठीक है। नाउ न्यू वैल्यू, न्यू प्राइस, ये सब 650, 450, 600, 350, 500। अगर किसी को भी समझ में दिक्कत हो रहा है बोलो सर, मैं फिर से बता दूंगा। न्यू प्राइस 650, 450, 600, 350, 500। न्यू मार्केट कैपिटल, न्यू मार्केट कैपिटल कैसे निकालेंगे? हाँ सर, न्यू मार्केट कैपिटल इंटू करके। नंबर ऑफ शेयर के साथ इंटू कर देंगे ना। यस। हाँ, नंबर ऑफ शेयर 20 लाख था, वो तो चेंज नहीं हुआ। तो नंबर ऑफ न्यू प्राइस है 650, तो 650 इंटू 20 करके देखो तो 13,000 आ रहा है कि नहीं। 650 इंटू 20 करके देखो तो 13,000 मिल रहा है कि नहीं। 12 इंटू 450 करके देखो, 12 इंटू 450 करके देखो 5,400 आ रहा है कि नहीं, मुझे बताओ थोड़ा करके। यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना, एकदम सर। तो न्यू मार्केट कैपिटल हमें मिल जाएगा। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, मैं एक बार कैलकुलेटर में शो कर रहा हूँ, एक दिखा रहा हूँ। 20 लाख शेयर्स है, 20 लाख शेयर्स है, 650 हमारा 13,000 आ रहा है ना सर। सिमिलर इसी तरह से आ जाएगा 13,000। इस तरह से आप बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हो। 20 जितना नंबर ऑफ शेयर होगा, जैसे ओल्ड में किए थे, उसके साथ मार्केट न्यू प्राइस को इंटू कर देना। तो इस तरह से जैसे ही इंटू कर दिए, हमें मिल गया न्यू मार्केट कैपिटल का वैल्यू, ठीक है। न्यू मार्केट कैपिटल का समेशन दैट इज 42,500। अब वेट भी निकाल लेंगे ना, 13,000 डिवाइडेड बाई 42,500, पहला वाला 0.31 आएगा, करके देखो एक बार। 13,000 डिवाइडेड बाई 13,000 डिवाइडेड बाई 42,500, ठीक है, आपको 0.31 मिलेगा। 5,400 डिवाइडेड बाई 42,500
0.13 मिलेगा, 9600 डिवाइडेड बाई 42,500 0.23 मिलेगा। इस तरह से टोटल तो 1 होना ही है, टोटल तो 1 होना ही है, बस आपको वेट कैलकुलेट करना है। क्या आ रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ, करके देखो ना एक बार। यस सर। हाँ सर 0.358 आ रहा है सर, तो किसका? मतलब 31 ले लिया ये वाला? सर। हाँ 3058। हाँ 305 मतलब आप आराम से ले यस सर, सकते हैं। अप्रोक्स ले हाँ लिया। अप्रोक्स, हाँ वो होता है सर। क्या होता है ना, ये तो पॉइंट का सिस्टम हम लोग जानते हैं कि अगर 0 के बाद 5 है तो 1 में कन्वर्ट कर हाँ सकते हाँ हैं, वो 5 पता से है। कम है तो फिर वो उसको हम लोग 30 कर सकते हैं। 13,000 डिवाइडेड बाई 42,500, ठीक है, तो 0.30588, ठीक है, तो ये 1 आराम से आप 0.31 ले सकते हो, ठीक है सर, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन तो रहेगा। तो अल्टीमेटली 1 मिल गया आपको। अब न्यू वैल्यू पोर्टफोलियो कैसे पता चलेगा आपको? सिंपल है ना, प्राइस इंटू वेट, प्राइस इंटू वेट, प्राइस इंटू वेट, प्राइस इंटू वेट, ठीक है, जितना प्राइस है उसके साथ आप वेटेज को इंटू कर दो, आपको वेटेज मिल जाएगा, ठीक है, एक एक शेयर का वेटेज मिल जाएगा, फिर टोटल वेटेज भी मिल जाएगा, टोटल इंडेक्स का मतलब ये 5 शेयर का जो इंडेक्स है इसका वेटेज भी आपको मिल जाएगा। तो कितना मिला सर? 525.06। दिस इज करेंट मार्केट, हाँ ये करेंट है, न्यू है बेसिकली, और ये ओल्ड है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मार्केट कैपिटलाइजेशन पे आपको क्या पता चला? नंबर ऑफ शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ही है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। अब देखो सर, ओल्ड वैल्यू पोर्टफोलियो इज इक्वेटेड टू 100। ओल्ड वैल्यू का पोर्टफोलियो क्या माने थे हम लोग? 100 से चालू किए थे। ओल्ड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वेटेड टू 100, ये हम लोग एजम्पशंस कर लिए थे। अरे कहीं ना कहीं तो जैसे फेस वैल्यू 10 माना जाता है, तो ऐसा ही एक पोर्टफोलियो का वैल्यू 100 मान के चल रहे थे। देयरफॉर ऑन दैट स्केल अगर 100 है तो फिर न्यू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना हो जाएगा? न्यू वैल्यू है 525 का, ओल्ड है मार्केट पोर्टफोलियो 296.7 का, इनटू 100, तो दिस इज comes under, this comes 177.22. What is this 177.22? Thus the present value of index under market capitalization's weighted method is 177.22। मतलब ये 5 शेयर का जो इंडेक्स आया है इसको बोलते हैं 177.22। जैसे सेंसेक्स निफ्टी कितना चल रहा है? सेंसेक्स निफ्टी चल रहा है ना 14,000, 15,000, हाँ सर, सेंसेक्स चल रहा है, सेंसेक्स 50,000 है, इसी तरह से मिला है सर। टॉप 30 स्टॉक को मार्केट में वेटेज करके, ठीक है, किया गया है। आजकल क्या चलता है, आजकल फ्री फ्लोट होता है। मैं बताता हूँ आपको, नॉर्मल मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्री फ्लोट में फर्क बताता हूँ। निफ्टी 50 14,000 आया है, इसी तरह से जो टॉप 50 कंपनीज है जिसका वैल्यूएशन मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज हमें मिला है, वो डेटा मिल जाएगा सर। आप लोग कोशिश करोगे तो आप ढूंढोगे तो आपको एनएससी के साइट पे मिलेगा, कंपनी के बीएससी के साइट पे मिलेगा, आपको कंपनी का डिटेल्स मिल जाएगा। अब बस वहां पर जाके इस जैसे कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व किया ना, सेम टू सेम वे में आप सॉल्व कर सकते हो, सेम टू सेम। जैसे यहाँ पर 5 स्टॉक से किया गया है, आप 50 स्टॉक को डालो और करके दिखो सर। आप एक्सेल सीट पे भी करके देख सकते हो, आपकी मर्जी। तो दास द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स अंडर मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड इज 177.2। पॉपुलर इंडिसेस इन इंडिया दैट इज सेंसेक्स निफ्टी वेर अर्लियर डिजाइन्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड। पहले ऐसा ही होता था, लेकिन आजकल क्या चेंज हो गया है सर? हाँ सर, थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे कि इन वेरियस बिजनेसेस इक्विटी होल्डिंग इज डिवाइडेड डिफरेंटली अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। आजकल चलता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। Promoters, institutions, corporates, individuals, etc. Market has started to segregate these on the basis of what is ready available for trading or what is not. The one available for immediate trading is categorized as free float, and if we compute the index based on weights of each security based on free float market capital, it is called free float market capitalization index. Indeed, both Sensex Nifty over a period of time have moved to free float basis, like SX40 index of MSEI is also a free float market capitalization index. मैं आपको ये SX40 MSEI के बारे में बताता हूँ, बट बिफोर दैट एक बार फ्री फ्लोट के बारे में थोड़ा बात हो जाना चाहिए। मतलब जब भी आप किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ढूंढोगे ना, तो जैसे यहाँ पर क्या बोला है, स्टेक होल्डर्स, मतलब जितना स्टॉक मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप बात को समझना प्लीज। एमंग, जैसे कि कंपनी का जो शेयर है ना, उसका होल्डिंग अलग अलग लोगों के पास होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं। जैसे कि प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है ना, जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है ना, वो मार्केट में फ्लोट नहीं करता।
मतलब जो कंपनी का ओनर है, डायरेक्टर्स है, स्पेशली ओनर जो है, प्रोमोट जो बिजनेस को बनाया है, उसका शेयर ना मार्केट में फ्लो नहीं करता। जो बाकी लोग जैसे कि जो इंडिविजुअल्स के लिए है, इंस्टीट्यूशंस के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, वो फ्लो करता है, वो फ्लोट करता है। मतलब बाकी प्रोमोटर ना होल्ड करके रख देता है उसको, मार्केट में फ्री फ्लोट नहीं करता। मार्केट हैज टू सेग्रीगेटेड दिस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज रियली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। मतलब जो रेगुलर ट्रेडिंग के लिए कितना मार्केट में स्टॉक अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड फ्री फ्लोट। The one available for immediate trading is categorized as free float। अगर होल्डिंग करके उसको रख दिया है कंपनी, स्पेशली प्रोमोटर्स अपना शेयर्स कभी भी मार्केट में नहीं छोड़ता। क्यों? वो डिपेंड करता है, छोड़ सकता है तो फिर अनदर सिनेरियो, बट प्रोमोटर नहीं चाहता है ना कि कोई ये उनका भी कंट्रोलिंग छूट जाए। अगर आपको पता है ना कि अगर आप टाटा मोटर्स में या रिलायंस में, ठीक है, टाटा में हो, रिलायंस में हो, अगर आप मार्केट में 51% शेयर, अगर वो फ्री, क्योंकि ओपन मार्केट है, अगर आप कंपनी का 51% होल्ड कर लेते हो ना, तो कंपनी का कंट्रोलिंग आपके हाथ में हो जाएगा। रतन टाटा से छोड़ के, मुकेश अंबानी से छोड़ के आपके हाथ में आ जाएगा। समझ रहे हो सर बात को? हेलो, अगर आप अगर मार्केट में अगर फ्री फ्लोट है, 51% शेयर अगर आप होल्ड कर लेते हो ना, तो कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ में। रिलायंस गया मुकेश अंबानी के हाथ से, इट्स रियली पॉसिबल। तो वो लोग जानबूझ के ही छोड़ता नहीं है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि छोड़ेगा तो फिर मुश्किल है, कोई और कंट्रोलिंग ले सकता है। तो फ्री फ्लोट में कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कंपनी का टोटल शेयर अगर मानो कि 100 है, तो कंपनी बोलेगा कि भाई जितना प्रोमोटर होल्डिंग में है, सपोज प्रोमोटर होल्डिंग 40% है, ठीक है, सपोज किसी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 40% है, और बाकी इंस्टीट्यूशंस लाइक LIC, म्यूचुअल फंड, इस तरह का जो कंपनीज है, ये कंपनी का करीब 20% होल्ड करके रखा है, ठीक है, ठीक है। LIC या म्यूचुअल फंड कंपनीज का होल्डिंग मार्केट में फ्री फ्लोट हो सकता है। इंडिविजुअल्स के लिए, हम आपके लिए जो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, वो भी फ्री फ्लोट हो सकता है। स्पेशली प्रोमोटर के लिए जो है वो फ्री फ्लोट नहीं होता है। समझ में कुछ आ रहा है सर? हाँ सर, Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? सुमित, सुमित का आवाज नहीं आ रहा है। ओके, अरिजीत समझ में आ रहा है रे बाबू? बोल। स्नेहाशीष? हाँ सर। ओके, जैसे कि अगर जस्ट मैं मनी कंट्रोल में जाऊं, रिलायंस होल्डिंग पैटर्न 1 मिनट में देखता हूं कि अगर हमें कुछ दिख जाए तो मैं आपको दिखाता हूं। रिलायंस शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का डिटेल्स मिल जाता है। रिलायंस शेयर होल्डिंग यहाँ पर, मतलब आपको क्या पता चल जाता है कि कितना शेयर कि कौन होल्ड करके रखा है, मतलब कितना प्रोमोटर के पास है, कितना मार्केट में अवेलेबल है, ये सब पता चल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये इकोनॉमिक टाइम्स में आया था। अरे बाप रे, ये देखो। স্যার মেন তো স্যার এতগুলো কোম্পানির মধ্যে থেকে ভালো কোম্পানি চুজিং করে ওটা কি করে, ওটা মানে কি করে বুঝবে? समय लगेगा। ও আচ্ছা। ऐसा थोड़ी है, तुम्हें तो मतलब एक दिन क्या बैट लेके ग्राउंड पे चले गए, फिर नेक्स्ट दिन में छक्का लगा दोगे क्या? না না স্যার, নেট প্র্যাকটিস। पहले प्रैक्टिस तो करो। ठीक है, देखो सर, कॉमन सेंस ये है कि निफ्टी 50 या नेक्स्ट निफ्टी 50, कॉमन सेंस है, ठीक है, कि अगर आप नॉर्मल निफ्टी 50 या नेक्स्ट 50 के ऊपर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, तो आप स्टार्टिंग में तो वो सब कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो आराम से एकदम, ठीक है। अगर थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो नेक्स्ट निफ्टी 50 देखो, और करेंट निफ्टी 50 थोड़ा सेफ एंड है, ठीक है, या फिर सेंसेक्स का जो 30 है वो भी चेक कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको मल्टी बेगर चाहिए या फिर হ্যালো, हाँ बोलो। বলছি যে একটা স্টক খোলো একটু অর্চিড ফার্মা বলে, যেটা আমি हाँ, পাঠিয়েছিলাম গ্রুপে। यस यस, ऑर्किड फार्मा। अच्छा देख, बोलता हूँ मैं, इसको पहले देख ले एक बार, जो मैं दिखाने के लिए इसको ओपन किया। এটার দাদা অ্যানালাইসিস যদি কেউ করে থাকে আমাকে একটু সেন্ড করো, আমি কিছু ডেটাই খুঁজে পাচ্ছি না, জানি না কি হচ্ছে। अच्छा ठीक है, रिलायंस का मैं जो होल्डिंग दिखाने का कोशिश कर रहा था, देखो आप एक बार, रिलायंस का नंबर ऑफ शेयर्स 100% है, देख लो। प्रोमोटर के हाथ में कितना है सर? 49.14% दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के हाथ में 44.7% है।
नॉन बैंकिंग म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के पास 4.72, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में 0.19%, अदर्स के हाथ में 2.03, जनरल पब्लिक के पास मतलब हम आप जैसे लोगों के पास 8.86%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक LIC इस तरह का जो भी कंपनीज है 7.84%, GDR ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट मतलब फॉरेन गवर्नमेंट के थ्रू से इन्वेस्टमेंट होता है, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट में इन्वेस्टमेंट है 2.76%। तो रिलायंस का होल्डिंग पैटर्न ऐसा है। तो जो स्पेशली प्रोमोटर को छोड़ के मतलब स्पेशली जो फ्री ट्रेड के लिए अवेलेबल है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन सिंपल यही है फ्री फ्लोट का मतलब। बाकी और थोड़ा रिसर्च करने से आपको इसका कितना कैपिटल मार्केट में फ्री फ्लोट हो रहा है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक अभी पहले सीख लो। अच्छा, अभी सुमित जो मुझे बोल रहा था वो मैं थोड़ा सा देखता हूँ। क्या ऑर्किड फार्मा क्या बोला? ऑर्चिड फार्मा लिमिटेड। ऑर्किड फार्मा इंटरेस्ट 18 টাকা থেকে বাপরে বাপ। फ्रीज कर दिया सर अभी ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, देखो आप फ्रीज कर না दिया। না ডেইলি ট্রেডিং হচ্ছে, কিন্তু এটা আমার মনে হয় যে কোম্পানি কিছু মানে লোক আছে তারাই নিজেদের মধ্যে ট্রেড নিচ্ছে, ঠিক हाँ আছে, हाँ কারণ হচ্ছে কোনো ডেটা পাওয়া যাচ্ছে না। আর ঠিক আছে, আর এইটার আমি ডেটাটা যদিও বা আমি মানে কিছু পেয়েছিলাম, তো তার মধ্যে বলছে যে তোমার মানে মার্কেটে যারা রয়েছে ইন্টারডের জন্যই এটা বেসিক্যালি রয়েছে, আর ডেরিভেটিভ জন্য মানে যারা লং টার্ম হোল্ডিং এর জন্য যারা পারচেস করে সেটার খুব কম, ন্যূনতম। যদি প্রথম মানে আমার কোয়ারিজ ছিল যে যদি এটা ন্যূনতম হয় বা মানে হোল্ডিং এর জন্য, তাহলে এটা এত গ্রোথ কিভাবে হচ্ছে, আর এটা বিএফই বা এনএফই থেকে এটা কেন ব্যান করছে না যে ডেইলি ট্রেডিং এর জন্য? তাহলে তো বোঝা যাবে যে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, ফিক্স করে দিবে। यस यस কোনো कुछ तो ডেটাই নেই। ऑब्वियसली जैसे देख यहाँ पर कुछ सवाल हुआ है जैसे अब बोल रहे हैं कि टेक्निकली वेरी वीक, मतलब कोई कोई कमेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, হ্যাঁ, এটা ऑर्किड टेक्निकली সত্যি খুব উইক আছে স্টকটা। टेक्निकली वेरी वीक बोलते वी शुड कॉन्टैक्ट इन्वेस्टिगेशन इन दिस टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, हाउ वन स्टॉक कैन गो लाइक दिस विदाउट एनी बिग बिजनेस और रेवेन्यू। ठीक है तो ऑब्वियसली ये एक रीजन है सर, ऐसे स्टॉक से बच के रहियो सर, आपको पता ही नहीं चलेगा अचानक से कैसे मूव कर गया। ठीक है, ऑर्किड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में भी कुछ इंटरनल कॉन्सेप्ट के थ्रू से स्टॉक का प्राइस को ऐसे मूवमेंट किया गया है, इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि अचानक ऐसे मूवमेंट क्या हो गया। ऐसे होल्डिंग में अगर आप देखो प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर प्रॉपरली दिख नहीं रहा है। प्रोमोटर परसेंटेज ग्रीन में 99%, 99.96% FII बोल रहा है सर ऑर्किड फार्मा का। फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर्स के हाथ में 99 पॉइंट बता नहीं सॉरी प्रोमोटर में मतलब परसेंटेज ऑफ होल्डिंग प्रोमोटर शेयर, हाँ प्रोमोटर ग्रीन में 99.96 प्रोमोटर के हाथ में है। হ্যাঁ, এবার দেখলে এবার যদি এইটা যদি হয় তার মানে প্রমোটাররা নিজেদের মধ্যেই এটা মানে एग्जैक्टली করছে। एग्जैक्टली बात समझ में आ रहा है ना। अभी जो बात हम लोग कर रहे थे कि ये पूरा का पूरा जो शेयर में जो चेंजेस हो रहा है ना, ये एक्चुअली वो लोग ट्रेडिंग कर रहा है, प्रोमोटर ही ट्रेडिंग कर रहा है मार्केट में, और उसके ऊपर डिपेंड करके भी स्टॉक में ग्रोथ जो भी दिख रहा है। तो वो टेक्निकली कॉन्सेप्ट है वो अलग, लेकिन यहाँ पर 99.96% अगर प्रोमोटर के हाथ में है तो बाकी पब्लिक के लिए तो एकदम कुछ बचा ही नहीं है एग्जैक्टली। तो फ्री फ्लोट बहुत ही कम है इसका, तो इसमें पब्लिक अगर कोशिश भी करेगा तो इसको कुछ ऐसा सच मिलेगा नहीं, है ना सर। पब्लिक कोशिश भी कर लेगा उसको एज सच कुछ मिलेगा नहीं इसका। ये वो लोग एक्चुअली इंटरनल लेवल में ही इसको स्टॉक को लेके कर रहा है। धीरे धीरे आप लोगों को मैं समझाऊंगा कैसे ऐसे होता है इंटरनल लेवल में, कैसे स्टॉक তো পাবলিক যদি কেনে এইসব স্টক কেনা মানে বোকামি করা আর কিছু हाँ, না। ऐसा स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए कभी भी। मतलब जिसका वैल्यूएशन नहीं पता आपको, ग्रोथ नहीं पता आपको, ऐसा स्टॉक कभी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर जब तक आप किसी भी स्टॉक का बिजनेस को नहीं समझते हो ना, तब तक स्टॉक में इन्वेस्ट ना करो सर। सिर्फ मार्केट ट्रेंड देख के कभी भी इन्वेस्ट ना करना। जैसे कि बात कर रहा था ना ऑर्किड फार्मा का, जो बात अभी सुमित भी बोला कि 18 रुपए से फ्रॉम 18 से लेके 2500 में पहुंच गया सर लास्ट एक महीने में, 6 मंथ्स में देखो एकदम 6 महीने में स्पेशली, कहाँ 18 रुपीज़ में चल रहा था वहाँ पर 2500 समथिंग में चल रहा है। प्रॉपर बिजनेस वैल्यूएशन दिखे तो इट्स ओके, समझ में आता है। बट फिर भी रिलायंस जैसे इतना बड़ा बिजनेस, अदानी जैसे बिजनेस में ऐसा नहीं होता, इसका कैसे हो जाए। ठीक है तो इसका एक रीज़न तो है सर, पूरा का पूरा इंटरनल कंट्रोलिंग में चल रहा है। तो डिटेल्स वैल्यूएशन ढूंढो, कंपनी के साइट में जाके देखो क्या कर रहा है,
कंपनी का पीएल बैलेंस शीट चेक करो। दैट्स वाई मैं हमेशा बात करता हूं कि बेसिक तो ठीक है सर, बट कंपनी स्टॉक को और डिटेल्स में समझने के लिए आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल समझना ही होगा। क्या मैं सही बोलता हूँ कि गलत बोलता हूँ सर? फंडामेंटाल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस ये आप लोगों को धीरे धीरे आना ही होगा। আর একখানা স্টক হলো দাদা ইনফো এজ, এটা আমার সত্যি খুব ফেভারিট স্টক। क्या बिजनेस करता है ये? এটা হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি অনলাইন ইনভেস্ট মানে যে অনলাইন কোম্পানিগুলো রয়েছে স্টার্টআপ কোম্পানি তাদের ওখানে ইনভেস্ট করে, अच्छा, যেমন फंडिंग, এদের स्टार्टअप फंडिंग। ফান্ডিং করে। হ্যাঁ, এটা এদের হোল্ডিং আছে, এবিপি ওয়েডিং এ হোল্ডিং আছে, ঠিক আছে? अच्छा, অনেক ভালো ভালো কোম্পানিতে এদের হোল্ডিং আছে, স্টকটা स्टार्टअप দেখো। फंडिंग इन्फो एज, नहीं सीरियसली अच्छा, बहुत ही अच्छा मूव किया है सर। फ्यूचर है कि नहीं उसके लिए मुझे थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है? তো বিশাল ফিউচার আছে দাদা, এরা মানে শুধু মানে অনলাइन সেক্টরে বিজনেসেই টাকা লাগায়। यस अंडरस्टैंड सर, लेकिन सर देखो अगर आप एक साल में देखो 2000 में था, अभी 4000 चल रहा है, तो ऑलरेडी हायर साइड में चला गया था, फिर थोड़ा सा डाउन में गया है। अब देखना होगा कि इसका और फ्यूचर है कि नहीं, इसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना होगा कंपनी का और क्या फ्यूचर इनिशिएटिव ले रहा है, अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ कहाँ पैसा लगा रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे रिसेंटली एक स्टॉक मुझे बहुत पसंद था, मैं रिकमेंड भी किया था, इसके बारे में क्लास में डिस्कशंस भी थोड़ा बहुत हुआ था, दैट इज नज़ारा टेक्नोलॉजीज। হ্যাঁ, এটা হেভি स्टॉक আছে नजारा टेक्नोलॉजी। नज़ारा टेक्नोलॉजीज सर, ये लिस्टिंग में जिस दिन लिस्टिंग हुआ 1000 रुपीज़ का स्टॉक आया था। मैं आपको बता दूं, राकेश झुंझुनवाला में इसमें 12% स्टेक लेके रखा है पहले से ही, मतलब बिफोर मार्केट इन्वेस्टमेंट, मतलब मार्केट में आने से पहले ही 12% इन्वेस्टमेंट राकेश झुंझुनवाला का है इसमें। ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ करीब आपका 1500 मोस्ट प्रॉब्ली, एक सेकंड देखता हूँ, नहीं सर करीब 1990 में इन्वेस्टमेंट मतलब लिस्टेड हुआ मार्केट में 1900 के आसपास, और ये आया था सर मार्केट में 1000 में, डबल, एक दिन में डबल हुआ, एक दिन में डबल हुआ सर नज़ारा। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो जैसे ये जीरोधा का मैं अगर देख लूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये स्टॉक आपका, ये देखो नज़ारा टेक्नोलॉजीज 1100 में आया था सर, 1100 से 1101 में आया था, और करीब 1900 के आसपास ये लिस्टेड हुआ। फिर क्योंकि ये तो लिस्टिंग गेन के बाद उसको गिरना ही था, बिकॉज करेंटली इसका बिजनेस नेगेटिव में है। आपको मैं शो करूँ ना, ये देखो, ये मैं किसी क्लास में शो कर रहा था आज ही शायद सुबह में किसी स्टॉक अकाउंट्स के क्लास में, नेगेटिव में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव है इसका भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका ग्रोथ नहीं है, देखना पड़ेगा। जो इंडियन गेमिंग, एक गेमिंग कंपनी है, गेमिंग कंपनी है इंडिया, ये अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, काफ़ी सारे कंट्रीज में ना गेमिंग बेचता है सर, गेम बना के, ई स्पोर्ट्स, किडोपिया, कैरम क्लैश, नाम सुने होंगे आप लोग ये सब कंपनी का, WCC, ठीक है, ई स्पोर्ट्स मीडिया, हल्ला प्ले, ठीक है, इस तरह का अलग अलग गेम बनाते हैं, और अच्छा खासा फ्यूचर है इसका, तभी जाके ये स्टॉक का फ्यूचर दिख रहा है। ठीक है, मुझे तो इसमें अच्छा खासा ही ग्रोथ दिख रहा है, मुझे लगता है और थोड़ा नीचे आएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है और थोड़ा नीचे आएगा, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सर 1600 पे चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा जा सकता है। इट्स माई पर्सनल व्यू। ओके, नीचे नाम নিতে পারবো এটা? हाँ ले लेना आराम से। अच्छा देखो सर, अच्छा बोलो, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर, यस सर, है ना? तो इस तरह से एक्चुअली सेंसेक्स निफ्टी इस तरह से बिल्ड होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ और भी मेथड्स है, ठीक है, प्राइस वेटेड इंडेक्स, ठीक है, ये सब आप लोगों को मैं बाद में जब आप लोग इक्विटी डेरिवेटिव पढ़ोगे ना मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, इतना ज़रूरी नहीं है अभी। फिलहाल सेंसेक्स निफ्टी कैसे बनता है इतना समझ गए, ठीक है, बाकी जब इक्विटी डेरिवेटिव वगैरह पढ़ोगे ना तब उसमें प्राइस वेटेड इंडेक्स भी होता है सर, ठीक है, इक्वल वेटेड इंडेक्स भी होता है, ठीक है, जैसे डाउ जोन्स बोल के, ये नॉर्मली हम लोग CA फाइनल में पढ़ाते हैं सर, CA फाइनल लेवल में इसको समझाया जाता है डाउ जोन्स के बारे में। ये डाउ जोन्स एक इंडस्ट्रियल एवरेज है, निक्केई 225, इंडस्ट्रियल लेवल में जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, उनका इंडेक्स बनता है इस तरह से। इक्वल वेटेड इंडेक्स का कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट है, ये भी बनाया जाता है नॉर्मली बेस लेवल ऑफ द इंडेक्स, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इक्वल लेवल। फिर एट्रीब्यूटेबल टू इंडेक्स, इम्पैक्ट कॉस्ट, ये सब थोड़ा और डिटेल से, ज़रूरी नहीं है अभी, ठीक है, अभी ज़रूरी नहीं है, मतलब थोड़ा फालतू में, मतलब फालतू बोलूँगा नहीं, जब कॉन्सेप्ट के साथ आओगे, जब इक्विटी डेरिवेटिव पढ़ोगे या फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पढ़ाई करोगे तब मज़ा आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, इसी में बने रहो,
ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये पूरा का पूरा इक्विटी डेरिवेटिव तो 400 पेज का है, लेके पागल हो जाओगे, जब पढ़ोगे तब तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये मैं शेयर कर लूंगा, एक बार रिवाइज करना है तो ज़रूर रिवाइज कर लेना कि कैसे इंडेक्स बनता है। ओके सर। तो इस तरह से जैसे कि करेंटली बात हम लोगों ने किया, इसी पैटर्न पे आप लोग जो भी स्टॉक मार्केट में बनाया जाता है, वॉट एवर, चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, सेक्टर स्पेसिफिक इंडिसेस, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था ना, बैंक निफ्टी, एनएससी रिप्रेजेंट द मूड स्पेसिफिक ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री, सिर्फ बैंक के बारे में, सीएनएक्स आईटी, सिर्फ आईटी स्टॉक, ठीक है। एनएससी रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ ऑल द आईटी स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट। बोथ बीएसई एंड एनएससी हैव सेक्टर स्पेसिफिक। आप बीएसई के साइड में जाके भी चेक कर सकते हो सर, नॉट ओनली एनएससी। आपको अगर सेंसेक्स रिलेटेड मैटर जानना है तो आप बीएसई में जाओ, देखो वहां पर क्या है। मैं एनएससी दिखाया आपको, मैं होमवर्क देता हूँ, just visit BSE, okay, and check specific indexes, ठीक है। अब जाओ BSE के साइट में जाके आराम से चेक करो सर, जस्ट ऑनलाइन में लिखना ना BSE, दिख देगा, ठीक है। तो फिर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज इंडिसेस इज सिमिलर टू द अदर मेजर इंडिसेस। ठीक जिस तरह से मैंने ये आपको सेंसेक्स निफ्टी बिल्ड करना सिखाया, सिमिलरली बैंक निफ्टी भी इसी तरह से बनता है, ऑटो निफ्टी ऑटो भी इसी तरह से बनता है, सब सिमिलर पैटर्न पे बनता है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने इस पर्टिकुलर इंडेक्स चैप्टर से क्या सीखा सर? आई होप आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा। नहीं मज़ा आया तो फिर मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। एन इंडेक्स एक्ट एज ए बैरोमीटर ऑफ द होल इकोनॉमी, है ना सर। इंडेक्स इकोनॉमी का बैरोमीटर है, जैसे वेदर के लिए जानने के लिए बैरोमीटर चाहिए होता है, सिमिलरली इकोनॉमी को जानने के लिए भी बैरोमीटर चाहिए होता है, जो इकोनॉमी का पैरामीटर माना जाता है इंडेक्स को, जिसमें सेंसेक्स निफ्टी का नाम सबसे पहले आता है। इंडेक्स गोइंग अप इंडिकेट्स दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर ऑप्टिमिस्टिक। अगर इंडेक्स बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? मतलब अगर सेंसेक्स पॉजिटिव है, जैसे मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ करेंटली सेंसेक्स निफ्टी को लेके, सीरियसली सेंसेक्स मुझे लगता है कि ईयर एंड जाते जाते 2021 के एंड होते होते सेंसेक्स 55 के आसपास टच करेगा, 55,000 टच करेगा। निफ्टी आई थिंक हाँ बीच में थोड़ा डाउन होगा सर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रिसेंट थोड़ा सा डाउनग्रेडेड हो सकता है, 60 मुझे 50% चांस लगता है। और निफ्टी करीब करीब 20,000 के आसपास, 20 अगर ना भी हो 19,000 के आसपास रीच करने का चांसेस है, 18 to 19,000 मुझे ऐसा उम्मीद है। तो इसका मतलब मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। कुछ लोग होंगे जो नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं कि सर कोरोना फिर से आ जाएगा, फिर से ऐसे, फिर पार्शियल लॉकडाउन चालू हो गया है, पार्शियल लॉकडाउन चालू हो गया है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन चालू हो गया, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन फिर से चालू हो गया है, ठीक है लॉकडाउन का इम्पैक्ट आएगा सर, ऑब्वियसली आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले तो जीना है सबको। वेस्ट बंगाल में जब तक इलेक्शन नहीं जाता कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे तो ऐसा खबर है। हाँ बोलो सर। বলছি এটা হবে দাদা, এটা তুমি 90 মানে 19,000 বললে, এটা 20,000 পার করে যাবে, ঠিক আছে। শুধু একটাই মানে ইয়ে রয়েছে, যেটা হচ্ছে মানুষের কাছে ক্যাশের সার্কুলেশনটা যদি ঠিকঠাক থাকে এক্স্যাক্টলি, তবেই হবে, নইলে হবে না। मतलब আর बैंकिंग सेक्टर, मतलब হ্যাঁ, बैंक ব্যাংকিং से जो সেক্টর। बैंकिंग सेक्टर से কারণ अगर ठीक ठाक रहेगा तो এটা ये बन এটার जाएगा। আরো বড় রিজন আছে, যেটা হচ্ছে নির্মলা সীতারামন যেটা ইন্টারেস্ট রেট কাট কাট করেছে, রেপো রিজার্ভ यस, রেপো কাট করেছে, কিন্তু বাধ্য হয়ে মার্কেটের অবস্থা দেখে আবার ওগুলোকে পুরোনো কন্ডিশনে ফিরিয়ে দিয়েছে। যদি এইটা যদি মানে চালু হয়ে যেত এই কোয়ার্টারে, তাহলে এটা নেগেটিভ রিটার্ন দিয়ে দিত, নেগেটিভ মানে আবার 45 এর কাছে চলে যেত। चला जाता। गुड पॉइंट ऑफ व्यू सर, तो वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू। करेंटली स्टेबल है, कभी काफ़ी दिनों से यहीं पर घूम रहा है 14-15 और ये 50 के आसपास, 48-50 के आसपास। मनी फ्लो अगर इकोनॉमी में बढ़ जाएगा ना तो ऑब्वियसली क्वार्टर वाइज करता है सर, एवरी क्वार्टर में चेंजेस लाता है आरबीआई, अपना कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं, जिसको रेपो रिवर्स रेपो, आई विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, उसी सब मैटर में चर्चा होगा। इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स जो मार्केट का जान है सर, मार्केट का जान लोग समझ ही नहीं पाता कि क्यों हो गया, क्या हो गया, अचानक मार्केट क्यों गिर गया, अचानक मार्केट क्यों बढ़ गया, उसके पीछे के सर बैकग्राउंड स्टोरी है, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त चर्चा होगा, जबरदस्त चर्चा होगा। आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में भी आया, बड़ा मज़ा भी आया होगा। आया कि नहीं आया सर? यस सर, बहुत आया बहुत। देयर आर, हाँ सर
बहुत या थोड़ा? अच्छा चलो सर थोड़ा ही मान लेते हैं। There are two main indices, BSE Sensex and NSE Nifty. Index can be used for variety of purpose. Informations के लिए, benchmarking के लिए, trading के लिए, hedging के लिए. Index trading is probably the most popular use of the index. India follows the free float market capitalization method of construct the index. There are sector specific indices which convey this sentiment of specific sectors. Auto, IT, pharma, ठीक है, banking, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, लॉट्स ऑफ सर, जो भी सेक्टर्स आप देखना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको एनएसई के साइट में जाके दिखाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ कॉमनली यूज जार्गन सीखेंगे। जार्गन मतलब टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन स्टॉक मार्केट। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे सर नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी। ठीक है सर, तब तक के लिए आप लोगों को मैं इतना बताऊंगा, जो जो चैप्टर्स कर लिए एक बार रिवाइज करो। स्पेशली इंडेक्स का चैप्टर जो है इसको एक बार प्लीज गो थ्रू करो। ठीक है, ये इंडेक्स कैसे बनता है, सेंसेक्स निफ्टी, अगर हो सके ना एक टास्क देता हूं सर, होमवर्क, एक होम टास्क देता हूं। आप लोगों का काम है सर्वे करना। क्या करोगे सर्वे? सर करोगे ना? बोलो सर। यस सर। यस यस सर। सर। क्या सर्वे करना है? आप ही लोगों के लिए है सर, बिकॉज स्टॉक मार्केट का तो कोई सिलेबस नहीं है ना। स्टॉक मार्केट जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा। सर्वे क्या करना है आपको, निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, कुछ भी कर सकते हो। निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 50 में जो कंपनीज है, सारा का सारा कंपनीज का डेटा फाइंड आउट करना है और उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। गूगल है, बीएसई का साइट है, एनएसई का साइट है, जहां से मर्जी फाइंड आउट करो, आपके ऊपर। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन फाउंड करो और उसका वेटेज को फाइंड करो, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ये आपको सर्वे करके कैलकुलेशन का पैटर्न तो मैंने सिखा दिया आप लोगों को। निफ्टी 50 करो या স্যার निफ्टी নিফটি नेक्स्ट। 50 বলে 50টা কোম্পানিরই। यस, 50 कंपनी का ही। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन फाइंड करो, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो रहा है देखो, कोशिश करो ना, फिर मैं थोड़ा हेल्प करूंगा नेक्स्ट क्लास में, बताऊंगा। ठीक है, किसको क्या मिलता है मुझे बताएगा, किसको क्या मिलता है मुझे बताएगा कि सर यस हम लोगों ने ये सर्वे किया है। हाँ यस सर। करेगा ना सर? विक्रांत, रूपम समझ Yes, में sir. आया रे क्या करना है? हाँ कर देंगे। ओके सर। पिंकी, सुमित, अरिजीत, स्नेहाशीष, ओके, सभी को समझ में आया? ठीक है सर, करना सर, ठीक है, ओके। सर बोलो सर। सर जो NISM का आप वहाँ पे जो पोर्टफोलियो निकालने के लिए बताए थे, जो अप्रोक्स लिए थे ना, एक सेकेंड, क्या वहाँ बताओ, और एक बार बताओ। सर NISM का पेज नंबर 18 निकालिए सर। एनआईएसएम का पेज नंबर 18। अरे भाई मुझे तो कोई पेज नंबर दिखता ही नहीं है, कहाँ चला गया? अच्छा ये वाला। हाँ सर। हाँ सर, वहाँ पे जो हम लोग अप्रोक्स ले लिए ना सर, उससे पोर्टफोलियो निकालने से पोर्टफोलियो अलग आ रहा है, अप्रोक्स लेने से। अप्रोक्स लेने से अलग आ रहा है, मतलब अप्रोक्स हाँ मतलब ये मतलब अप्रोक्स मतलब मतलब कौन सा वो है? वहाँ पे ये सर थोड़ा स्क्रीन दिखाइए, कंफ्यूजन है एक सर। स्क्रीन शो नहीं है, एक सेकेंड। नहीं सर। हाँ बोलो। हाँ सर, जैसे वहाँ पे ओल्ड वेट किए हैं ना, ओल्ड वेट, ओल्ड वैल्यू वेट, हाँ। हाँ ओल्ड वैल्यू जो वेट किए हैं, और क्या हो जाता है उसका मतलब मल्टीप्लाई करने से प्राइस का, ये आपका जो हाँ पोर्टफोलियो है ना सर, वो अप्रोक्स हम लोग ले लेना 1.6, तो 1.5 समथिंग आ रहा था ना 650 सर। इंटू 0.31 को इंटू करने से यस 198 नहीं आ रहा है नहीं आ रहा 0.16 और सर। और फिर न्यू ओल्ड प्राइस प्राइस जो है 650 है और न्यू वेटेड है वो सर, न्यू प्राइस में देखिए, इंटू न्यू करने प्राइस में से। देखिए, न्यू प्राइस, अच्छा ये न्यू वाला। प्राइस, हाँ न्यू प्राइस 650 है, और न्यू वेट जो है ना सर वो 0.30588 आ रहा था ना सर, हाँ वो हाँ, करने से आपका आ रहा है पोर्टफोलियो, लेकिन अप्रोक्स करने से पोर्टफोलियो नहीं आ रहा है। अच्छा ये 0.31 करने से नहीं आएगा, यस सर। 0.305 करने से आ जाएगा, यही आ ना? जाएगा 580, यस सर। ठीक है, जिसमें आ जाएगा वही करना सर। ये तो बस यहाँ पर हाँ मतलब वो मतलब confuse हो गया, अप्रोक्सीम इसलिए हम अप्रोक्सीम उस करके समय दिया। बोले नहीं थे सर। ठीक है हाँ कोई बोले लास्ट में।
ठीक है, वो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल यूज है, ठीक है, आप लोगों हाँ को हाँ deeply समझना है, इसमें ज्यादा मतलब टेक्निकल कुछ नहीं है। आप इसलिए लोग उससे मैं बोलता मतलब ये जो भी आप लोग 198 जिसमें आ रहा है आप उसी करो, मतलब वही तो ज्यादा सही है। वो 0.305 जो है वो ज्यादा सही है, कम ये 0.31 तो अप्रोक्स कर रहे हैं, उल्टा वही ज्यादा सही है, तो फिर उसी में अगर जवाब आ रहा है तो वही सही है। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है, आप लोगों को मैं इसको शेयर कर दूंगा अपने खुद के प्रैक्टिस के लिए कि क्या हुआ था, एक बार देख लेना। फिर जो मैं टास्क दिया आप लोगों को उसको आप लोग घर में आपने आराम से सोचिए और कीजिए, सर्वे करके मुझे बताइए कि सर हम लोग मार्केट सर्वे किए, एनएसी के साइड में जाके किए या बीएससी के साइड में जाके किए, जहाँ मर्जी जाओ करो, करके एक्सेल सीट में डाल के, ठीक है, या फिर कॉपी में करके भी दे सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगे। ठीक है सर, ओके, ठीक है सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके, गुड नाइट। टाटा। बाय सर। गुड नाइट बाय सर। ओके बाय, Bye, sir. टाटा। नाइट।